सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी नेशनल इनकम। और मैं आपको बता दूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जो भी अपने दिमाग में विचार वगैरह हैं, है ना, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो भी तुम्हारे सपने हैं, उनको साइड कर देना। क्यों? हाँ, सो दैट तुम सपनों में खो ना जाओ। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। पूरी जो आपके एसएससी पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, वैसे भी ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चंस आते हैं तो एक तो ये है, और उसके बाद आता है वो जो मॉनेटरी, जो हम पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग वाला, ठीक है, जिसमें कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं। क्या वॉइस क्लियर नहीं है क्या? चलो, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट मी अगेन रिपीट द सेम थिंग कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है आपके इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा। इसमें नेशनल इनकम के अलावा अब नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ेंगे, तो डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नेशनल इनकम, जो आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सब पढ़ते हैं। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइसेस क्या होते हैं, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, जिससे इस बार की सीजल में इसमें क्वेश्चन बना। स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो इतनी ढेरों चीज़ें पढ़ने वाली हैं। ये बात तो श्योर है कि आज के लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा हमारा टॉपिक है और उसको हमें पूरा, और क्योंकि सब कॉन्टिन्यूएशन में सब आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ऐसा भी नहीं कि इसको हम पार्ट में करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आ गए आप, इसी वजह से थोड़ा सा 15 मिनट आज क्लास को डिले करना पड़ा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सी डी एस ऑब्वियसली, ठीक है, ऑफकोर्स सी डी एस के लिए भी हेल्प करेगा गौरव फुल, ठीक है। क्वेश्चंस भी इसीलिए यार हम लोग करते हैं। कल भी हम लोगों ने, कल क्या मतलब, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा जहाँ पे हम लोगों ने सी डी एस सी ए पी एफ के क्वेश्चंस ना किए हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं करवाता चलता हूँ, सो दैट आपको वो एक एश्योरेंस मिलता चले कि हाँ, जो हम चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे हैं इससे आपके बाकी एग्जाम्स भी कवर होते चलेंगे। आपको ऐसा नहीं कि हर एग्ज़ाम के लिए हर एक अलग सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत है कि अब इसके लिए मैं इससे पढ़ लूँ, इसके लिए उससे पढ़ लूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। ऑलराइट, अब नेशनल इनकम होती क्या है, अब इसमें हम ज़्यादा डीप पे, मतलब डेफिनेशन में ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि किसी नेशन की इनकम, ठीक है, किसी राष्ट्र की आय को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, सिंपल। अब बात यह है कि ये यहाँ पर हम करेंगे क्या, और ज़रा कमेंट करके बताइए कि जो नेशनल इनकम है वो आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा या मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कि ये जो आपका है नेशनल इनकम, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए, तो आई थिंक सभी लोगों ने सही गेस किया होगा, एंड दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ हम इंडिविजुअल या फिर किसी कॉरपोरेट के लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं चीज़ को, ठीक है। मैंने माइक्रो और मैक्रो में आपको डिफरेंस समझाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक वो चीज़ होता है जहाँ पर हम एग्रीगेट यानी कि कंबाइंड चीज़ें से बड़े लेवल पे चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई क्लास है, ठीक है। क्लास में हम किसी स्टूडेंट के बारे में अगर हम जानने को लगे कि भाई ये स्टूडेंट कहाँ से आता है और इसके कितने मार्क्स आए हैं पिछले वाले जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से, तो वो एक उसका एक माइक्रो इकोनॉमिक मतलब माइक्रो टाइप हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। अगर हम पूरी क्लास के बारे में पढ़ें तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ हो जाएगी, ठीक है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसको बोलते हैं? तो इसका फादर हम कंसिडर करते हैं इंग्लैंड के जॉन मेनार्ड गिनेस को, ठीक है, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी अपनी, कौन सी बुक थी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो पूरा नाम है इसका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब केनेस जी ने तब लिखी थी जब 1929 1929 में यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। कहाँ पर?
यूएसए में, दैट इज़ अमेरिका में क्या आया था, यहाँ पे क्राइसिस आया था। तो उन्होंने इस चीज़ को इवैल्यूएट करने को सोचा, क्योंकि भाई अभी तक क्या एक थ्योरी चल रही थी, एक बहुत ही सिंपल मॉडल के रूप में सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जॉन मेनार्ड गिनेस ने यहाँ पर 1936 में ये अपनी किताब लिखी थी, जिसकी मैं आपसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, दैट इज़ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो एक्चुअल में 1936 से जॉन मेनार्ड गिनेस ने इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको और इवॉल्व करने में हेल्प किया। खैर, अब जो हम नेशनल इनकम यहाँ पे समझने को आएंगे, तो सबसे पहले हमें समझना होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, अब होता क्या है ना कि इकोनॉमिक्स में एज अ, जैसे कि अगर हम खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक मॉडल बनाना पड़ता है हमें। हम एकदम स्पेसिफिक लेवल पे चीज़ों को अगर नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मॉडल बनाने वाले, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मॉडल या फिर एक अजम्पशन मानने वाले हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक साइड में फर्म्स हैं और दूसरी साइड में हमारे हाउस होल्ड्स हैं। अगेन रिपीट, इकोनॉमिक्स को एज अ जनरल लेवल पे हमें समझने के लिए हमें मॉडल बनाने पड़ते हैं। मॉडल मान लीजिए या फिर अजम्पशन मान लीजिए, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी अजम्पशंस कुछ माने थे, जब हमने जैसे फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व देखा था, जब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखा था। और हाँ, कुछ स्टूडेंट का डाउट आया था एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, डाउट सेक्शन में लोगों ने पूछा था कि सर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व ये होता है, दोनों ही अगर देखें तो दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, तो ये अंतर क्यों है कि ये कॉन्वेक्स एट ओरिजिन और ये कॉन्केव एट ओरिजिन है। तो अंतर इसलिए सर क्योंकि जो ये वाला है ना इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में कि दो प्रोडक्ट उठाए थे और दो प्रोडक्ट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि चिप्स, ठीक है, तो उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, चिप्स हो गया और कोक ले लिया मैंने। ठीक है, अब है क्या ना कि जैसे यहाँ पर क्या था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में कि मैं अगर एक को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे पास दो है, मान लो कि मेरे पास लैंड है और मेरे पास दो ऑप्शन उगाने के, मैंने ये एज्यूम किया था, ये मॉडल माना था कि मान लो कि मेरे पास लहसन है और मेरे पास प्याज है, मेरे पास दो ऑप्शन हैं। तो या तो मैं पूरी लैंड पे लहसन उगा दूंगा तो प्याज के लिए कुछ जगह नहीं बचेगी, मैं प्याज उगा दूंगा तो लहसन के लिए नहीं। ठीक है, यानी कि ये एक पॉइंट पे आके जीरो भी हो सकता है कि अगर मैं पूरा लहसन है तो प्याज जीरो है, पूरा प्याज है तो लहसन जीरो है। राइट, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आप सोचिए यूटिलिटी में अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, चिप्स और कोक, तो मैं क्या चिप्स ही खाता जाऊँगा क्या? मुझे यूटिलिटी तो तब मिलेगी ना मेरा गला सूख नहीं जाएगा। खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें चिप्स और कोक दूं, भले तुम कोक कम पियो, ठीक है, चिप्स ज़्यादा खाओ, या चिप्स कम कंज्यूम करो, कोक ज़्यादा पियो, लेकिन आप दोनों का कॉम्बिनेशन पक्का यूज़ करना चाहोगे, तो इसी वजह से कभी जाके टच नहीं करेंगे यहाँ पर दोनों। ठीक है, और यहाँ पर जाके हमें जहाँ पर कोक्स और चिप्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जहाँ पर यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, तो इसलिए ये आपका कॉन्वेक्स स्लोपिंग बनता है और ये कॉन्केव एट ओरिजिन बनता है। क्लियर हो गया ये आपका जो कल डाउट आया था डाउट सेक्शन में, एंड दैट वाज रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस कर्व। राइट, तो इसी तरह का मॉडल, और प्लीज़ आई अगेन रिपीट, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, मैं रिपीट उतना ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए करूंगा, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक, ठीक है, यहाँ पर वैसा टाइप नहीं कि वंस मोर, है ना, कि सर एक बार और हो जाए, वो नहीं होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट होगा आई विल क्लियर, लेकिन यहाँ पर एकदम फोकस के साथ बैठें। अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो क्लास को फिर ना देखें, क्योंकि फिर है क्या कि दो चीज़ें, एक तो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी टर्म्स आने वाले हैं। राइट, ठीक, तो मॉडल यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ और सारी चीज़ें इसी से लिंक्ड हैं। अगर आपने ये ना समझा ना तो आगे की चीज़ समझ नहीं आएगी, और समझ आ गया ये तो आपको आगे की चीज़ समझ में आ जाएंगी। मॉडल में हम मान रहे हैं कि हाउस होल्ड है, घर हैं बहुत सारे, ठीक है, घर में लोग रहते हैं, और ये फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब कि बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं। मान लेते हैं एक ही घर है और मान लेते हैं कि फर्म है, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं कि बहुत सारे घर बहुत सारे फर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हाउस होल्ड है, फर्म है। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, और लोग कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लोग क्या कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब ये होगा क्या? फर्म क्या है? फर्म प्रोड्यूस करेंगे कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फर्म प्रोड्यूस कर रही है क्या, ये फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है, मान लेते हैं कि एक फर्म है तो ये कपड़ा प्रोड्यूस कर रही है, एक फर्म हो सकता है कि बिस्किट प्रोड्यूस कर रही हो, खाने का सामान। ठीक, तो इन फर्म्स में काम कौन कर रहा है? ये घर वाले लोग, हाउस होल्ड वाले, जैसे हम और आप लोग जैसे हैं, सब लोग ये इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक, क्या जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो हाउस होल्ड लेवल पे हो गया लेबर, हम लेबर अपनी मतलब हम लोग लेबर है ना, अगर हम किसी इंडस्ट्री में झोला लेके जा रहे हैं सुबह सुबह, शाम को घर आ रहे हैं तो लेबर है हम, ठीक। ये जो लगा है फर्म जहाँ पर भी सेटअप है उसके लिए ज़मीन लगी होगी, ऐसा तो है नहीं हवा में बना हुआ है ये। इसके लिए कैपिटल लगा होगा, कैपिटल का मतलब क्या, पूंजी। भाई ऐसे तो है नहीं कि इंडस्ट्री अपने आप खड़ी हो गई, इसके लिए पूंजी लगी होगी ना, कैपिटल लगा होगा। कैपिटल का मतलब ये है कि पैसा। अगर तो मैं बोलूँ कि भाई धंधा, अब हमें से मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं क्यों नहीं धंधा कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी होती है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर, आपने नाम तो सुना ही होगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होते हैं हमारे जो ये इंडस्ट्री को, फर्म को स्टैब्लिश करते हैं। अब मान लो अगर आप ये एक डिसीजन लेते हो कि भाई मुझे एक फर्म स्टैब्लिश करनी, मुझे एक कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए ज़मीन लगेगी, कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ पूंजी लगेगी, और आप कहलाओगे एंटरप्रेन्योर। आप क्या कहलाओगे, एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। इतनी चीज़ क्लियर है। इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक हैं ये, ठीक। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अभी फर्म है, फर्म प्रोड्यूस करेगी, मान लेते हैं टी शर्ट इसने प्रोड्यूस किया। अब जब टी शर्ट प्रोड्यूस करेगी तो ये एंटरप्रेन्योर भाई साहब को इन सब को पे करना पड़ेगा ना। क्या पे करना पड़ेगा, जैसे कि ये लेबरर हैं, इनको क्या पे करना पड़ेगा, तो इनको पे करना पड़ेगा वेजेस, सैलरी देनी पड़ेगी, उसी को वेजेस बोलते हैं, ठीक। अगर पूंजी ली थी, कैपिटल लिया था, तो क्या पे करना पड़ेगा, ब्याज, ब्याज देना पड़ेगा उस पर। और अगर मैंने लैंड ले रखी है, जमीन ले रखी है, तो उसमें मुझे रेंट पे करना होगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, मॉडल है। दिमाग से मेरा मतलब ये नहीं कि सर हो सकता है उसने खुद की पूंजी लगा दी तो किसको ब्याज देगा, हो सकता है उसने खुद के घर में वो सेटअप कर दिया हो, वो दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज ये मॉडल है। मॉडल हम इसलिए बनाते हैं सो दैट कि हम जनरल लेवल पे चीज़ों को समझ पाएँ किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें एग्जाम निकालने के पर्सपेक्टिव से बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंटरप्रेन्योर, अब ये क्या है, ये एंटरप्रेन्योर जो है उसने इसको रेंट दे दिया, इसको वेजेस दे दिया, इसको इंटरेस्ट दे दिया, और अपने लिए क्या रखेगा, इसका जो बच गया वो प्रॉफिट होगा। आपने धंधा क्यों सेटअप किया, ताकि आपको मोटा प्रॉफिट हो, तो इसका प्रॉफिट हो गया। ये जो मैंने लिखा है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। यहाँ पर मैं कलेक्टिवली लिख देता हूँ, इसे यहाँ पर लिखा भी होगा, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ये जो उत्पादन के कारक हैं, वैसे आपका जो लोग बैच में हैं तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपका अपलोडेड है क्या, जो हिंदी वाला PDF है, तो उसको आप वहाँ से साथ साथ देखते चलेंगे जहाँ पे ये चीज़ लिखी होगी। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, ठीक। अब आप मुझे बताइए ये फैक्टर पेमेंट किसको जाएंगे, भाई जिसकी ज़मीन होगी उसको रेंट मिलेगा, जिसने काम दिया उसको वेजेस मिलेंगे, जिसने कैपिटल पूंजी दिया उसको ब्याज मिलेगा, और इन भाई साहब का प्रॉफिट होगा। अब ये जो फैक्टर पेमेंट हैं, दीज फैक्टर पेमेंट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू बाय द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म और फर्म्स। टी शर्ट बनाया, ठीक है, बिस्किट बनाया, खाने के प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ जितने भी चीज़ें बनी, कौन खरीदेगा, एट दी एंड यही खरीदने वाले हैं। किससे खरीदेंगे, इनसे खरीदेंगे, तो वो होगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। फर्म्स ने दिया गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने प्रोड्यूस किया, और हाउस होल्ड ने इसको दिया जो पैसा, वो होगा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर। इन लोगों ने फर्म को क्या दिया था, इन लोगों ने फर्म को दिया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई अपनी मजदूरी दे रहा है, कोई अपनी जमीन दे रहा है, कोई अपनी पूंजी दे रहा है। बदले में क्या मिल रहा है उनको, बदले में मिल रहा है वेजेस, रेंट और डिविडेंड। वेजेस, रेंट और डिविडेंड, डिविडेंड वही आप मान सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, वही। क्लियर इतनी चीज़, मैं फिर से रिपीट करूं इस चीज़ को, फिर से ध्यान से समझना। ये हाउस होल्ड है फर्म, ये घर वाले, ये हाउस होल्ड वाले क्या कर रहे हैं, या तो अपनी मजदूरी देंगे, लेबर, ठीक है, या हो सकता है कि अपनी वो लैंड दे रहे हो, या अपनी पूंजी दे रहे हो, कैपिटल दे रहे हो, ठीक। किसको दे रहे हैं, फर्म को। बदले में फर्म क्या दे रहा है इनको दे रहा है सैलरी यानी वेजेस, इनको दे रहा है इंटरेस्ट, रेंट, और इनको दे रहा है इंटरेस्ट। और फर्म जिसने स्टैब्लिश करी वो एंटरप्रेन्योर है और खुद के लिए वो प्रॉफिट रख रहा है। बदले में फर्म्स इनको क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये लोग इसको अपना पैसा दे रहे हैं जो कमाए थे।
इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा आसान सा, आप देखिए सब सर्कुलर फ्लो हो रहा है कि पूरा मतलब कहीं लीक नहीं हो रहा है, कुछ कुछ लीक हो रहा है कहीं पे, ऐसा लग रहा है ये देखने से कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हाउस होल्ड फर्म से बोलते हैं कि अभी अगर मान लो कि ये खा रहे थे, मान लेते हैं कि 100 टी-शर्ट खरीद रहे थे हाउस होल्ड या, अब इन्होंने क्या किया कि ये 200 की डिमांड करने लगे, तो फर्म क्या करेगा? मतलब अगर एकदम नॉर्मल तरीके से सोचिए इस मॉडल के हिसाब से, तो फर्म क्या, भूल जाओ कि पैसा इनके पास आया कहाँ से। तुम ये सोचोगे ना कि पैसा तो यहीं से आया होगा, जो 100 टी-शर्ट बनी थी वहीं से पैसा आएगा, तो फिर खरीद ज़्यादा कैसे लेंगे, भूल जाओ उसको। हमें मान लो कि ये लोग 200 टी-शर्ट डिमांड कर रहे हैं, फर्म क्या करेगा? फर्म 200 टी-शर्ट प्रोड्यूस करेगा, और 200 टी-शर्ट प्रोड्यूस करने में उसको एक्स्ट्रा लैंड लगेगी, एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा, और एक्स्ट्रा लोग लगेंगे, या फिर उनसे ज़्यादा उसको काम निकलवाना पड़ेगा। यानी कि एट द एंड देख रहे हो, ज़्यादा वेजेस जाएंगे, ज़्यादा रेंट जाएगा, ज़्यादा डिविडेंड जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी घुमा फिरा के वो चीज़ सेटिस्फाई हो गई कि अगर ज़्यादा डिमांड आई थी तो इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी पहुंच गया। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बोले तो दुनिया गोल है, घूम फिर के आपने वहीं आ जाना है। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया है? यहाँ पर हमने अज्यूम किया कोई गवर्नमेंट नहीं है कि कोई टैक्स वैक्स लगा रही है, कोई सेविंग हो ही नहीं रही है कि भाई ऐसा होता तो है नहीं नॉर्मल में, अगर हम बिल्कुल अज्यूम करें, ठीक है, ये तो हमने एक मॉडल एज्यूम किया है, ऐसा होता तो है नहीं कि भाई अगर हाउस होल्ड ज़्यादा यहाँ पर डिमांड करने लग जाए तो, या फिर अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अभी खर्च कर रहा हूँ महीने के मान लेते हैं 10,000, मैं 20,000 खर्च करने लगूंगा तो मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। इतनी सिंपल तो इकोनॉमी है नहीं, है नहीं है ना। अब मान लो अब महीने का 5,000 खर्च करते हो, तुमने ये मॉडल सीख लिया, तुमको लगा यार हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमें हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। होता तो है नहीं ना एक्चुअल में, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, सेविंग्स भी हैं, और भी अपने फैक्टर्स अपने काम वो चल रहे हैं। ये हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए समझते हैं सो दैट हमें बड़े लेवल पर चीज़ समझ में आ जाए कि नेशनल इनकम के निकालने के कितने तरीके होते हैं। जैसे कि पहला तरीका, यहाँ पर अगर मैं काट लगा दूँ, यहाँ पर मैं अगर बैठ जाऊँ और ये देखने लगूँ कि कितना गुड और सर्विस का सप्लाई हो रहा है, तो मुझे एक मेथड मिल जाएगा नेशनल इनकम का। यहाँ जिसको मैं बोलता हूँ गुड्स, ये आप यही बोल सकते हो वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट मेथड, कोई कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये मैंने कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसको प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पर अगर मैं बैठ जाऊँगा और यहाँ पे मैं ट्रैक करने लगूंगा कितना लोग खर्च कर रहे हैं, तो इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोल दिया जाता है। कितना लोगों को कमाई हो रही है, यहाँ पर बैठ जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा, निकल जाएगा इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो यहीं से जन्मते हैं 3 मेथड टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम। आई अगेन रिपीट कि इससे हमें नेशनल इनकम को निकालने के 3 तरीके पता चलते हैं। अगर यहाँ पर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इतना गुड्स एंड सर्विसेज निकला है फर्म से, हाउस होल्ड की तरफ गया है, यानी कि इतना मतलब प्रोडक्शन हुआ है, तो ये है देश की नेशनल इनकम। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड ही बोल देते हैं, खैर वो भी हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। यहाँ पर अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इतना खर्च किया है हाउस होल्ड ने, यानी कि इतना खर्च किया है तो इतना ही नेशनल इनकम होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये कमा रहे हैं उतना पूरा खर्च कर रहे हैं, ये हमने इस मॉडल में अज्यूम करके चला है। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग को सैलरी मिल रही है, तो इसको बोल देंगे इनकम मेथड। 3 मेथड होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने की। तो आपने ये पहली चीज़ सीखी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। पहली चीज़ ये कि कितने मेथड, 3। दूसरी चीज़ कितने, कौन कौन से, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम। अब पढ़ते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, राइट। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट मेथड, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अभी चलो मैं प्रोडक्ट मेथड ही लिखता हूँ इसको, ठीक है, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हुआ। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे आंसर बताना इसका, ठीक है, आप आंसर बताना इसका कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप आंसर बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसने उसकी ज़मीन है, ठीक है, उसने उस ज़मीन पे मान लेते हैं कि 100 रुपये का गेहूँ उगाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक किसान है, उसने 100 रुपये का गेहूँ उगाया इस ज़मीन से, उसने कोई इनपुट नहीं, कुछ खाद वाद कुछ नहीं, उसकी बपौती की ज़मीन थी और उसने ये गोबर वोबर की खाद डाल के 100 रुपये का गेहूँ उगा दिया उसने, ठीक। उसने भेजा इसको, ये क्या है, ये मिल है, मिल में बनता है आटा गेहूँ से, ठीक।
तो ये किया क्या इसने, जो किसान था उसने 50 रुपये का गेहूँ बेच दिया इसको। कितने का बेचा है गेहूँ? 50 का। 50 का अपने पास रख लिया खाने पीने के लिए, ठीक। 50 रुपये का गेहूँ दिया किसको? फर्म को, ठीक है। ये फर्म है, कोई इंडस्ट्री है जो आटा बनाती है। इसने जो है जो आटा बनाया ना 200 रुपये का बनाया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो उस हिसाब से ये नेशनल इनकम कितनी निकल के आएगी? जहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब ये है कि कितना आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कितना नेशनल इनकम यहाँ से निकल के आएगा इस पर्टिकुलर मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है। कि अगर 100 रुपीज़ का फार्मर ने यहाँ पर वीट बोया है, ठीक है, उगाया है या फिर प्रोड्यूस किया है, उसमें से 50 रुपये का उसने फर्म को दे दिया है कि भाई लो, बेच दिया उसने। उस फर्म ने उस 50 रुपये का गेहूँ लेके 200 रुपये का निकाल दिया, ठीक है। हाँ, तो अर्नस्टो 200, हर्षिता कुमारी 200, मेघना 250, 200, 250, ठीक है। चलो 200 और 250 के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है। मोस्टली लोग 250 बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब किया क्या आप में से मैक्सिमम लोगों ने कि 200 ये लिया, ठीक है, और हो सकता है काफ़ी लोगों ने, मतलब कुछ 300 के भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा 100, जोड़ के कर दिया 300, ठीक है, ये गलत है। कुछ लोगों ने क्या किया, 200 यहाँ पे लिया, ठीक है, 50 इसका लिया कि भाई 200 इसने ये है और 50 ये, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 250, ठीक है। और कुछ लोग लिख रहे हैं 200। अब देखते हैं सही क्या है। देखो सही क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा कि देखो 100 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस हुआ, 50 उसने अलग निकाल लिया, ठीक है, 50 फर्म को ट्रांसफ़र किया, इस 50 से इसने 200 का गेहूँ बना दिया। अब इस 200 से मैं पहले 50 हटाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये 50 रुपये का गेहूँ जो था, जो 50 रुपये का गेहूँ ये फर्म ने यूज़ किया, इससे 200 बनाया। इसने 200 रुपये अपने आप में, जैसे कि इसने क्या किया, 100 रुपये खड़े कर दिए बिना कोई इनपुट के। इस 200 में ये 50 इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर में आइसक्रीम बना रहा हूँ और मैंने आइसक्रीम 100 रुपये की बेच दी, ठीक है, लेकिन 100 रुपये की आइसक्रीम बनाते वक्त मैंने बहुत सारे इनपुट्स भी तो यूज़ किए होंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स और ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, अभी उनको इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये एज अ इनपुट यूज़ हुआ था। तो यहाँ से आप 50 हटा तो दीजिए पहले यहाँ से, ठीक है। यानी कि 150 रुपये एक्चुअल में वैल्यू ऐड करी है इस फर्म ने। फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी है? 150 रुपये, ठीक। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 150 का वैल्यू ऐड किया है और 100 रुपये का किसने ऐड किया था? 100 रुपये तो एकदम उसने खड़े कर दिए थे किसान ने बिना किसी इनपुट के। तो इसमें आप 100 रुपये जोड़ेंगे तब आपका निकल के आएगा 250। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 150 का इसने वैल्यू ऐड किया फर्म ने और 100 रुपये तो इसने खड़े कर दिए थे। समझ में आई बात आपको? ये किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं कि भाई 150 रुपये की वैल्यू ऐड करी फर्म ने और फार्मर का कंट्रीब्यूशन था 100 रुपये, तो 250 का यहाँ पर नेशनल इनकम। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये निकालना है वैल्यू एडेड। अगर मैं यहाँ पर और लंबा प्रोसेस ले लूँ, लंबा प्रोसेस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ ये किसान है, किसान ने क्या किया, किसान ने कॉटन प्रोड्यूस किया वर्थ ₹100 मान लेते हैं। इसने भेजा एक मिल में जहाँ पे धागा बनता है, यान बनता है, ठीक है, ये मिल है जहाँ पे धागा बनता है। धागे वाले ने मान लेते हैं ये पूरा कॉटन बेच दिया और कॉटन बेच के धागे वाले ने 200 रुपये में ये धागा बना के बेच दिया एक और को, जो बनाता है कपड़ा। ये क्या बनाते हैं? ये कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 400 रुपये में इस कपड़े वाले ने, इसने 100 रुपये का कॉटन बेचा, इसने 200 रुपये का धागा बेचा और इसने 400 रुपये का कपड़ा बेचा किसको? ये कपड़ा नॉर्मल फॉर्म में से कपड़ा है, ठीक है। अभी ये शर्ट पैंट इस तरह से इसमें नहीं बना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्टिचिंग करके शर्ट पैंट वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पर करके शर्ट पैंट बिके हैं कितने के? मान लेते हैं 800 रुपये के। तो अब आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या सबको जोड़ दोगे क्या? 100, 200, 400, 800 नहीं जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कर दोगे तो आप लापरवाही कर दोगे।
कौन सी लापरवाही? इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग की लापरवाही। डबल काउंटिंग की लापरवाही का मतलब ये कि आप जब ये 200 400 800 जोड़ रहे हो, जैसे ये 200 है तो 200 में 100 तो पहले इंक्लूडेड ना, इस 400 में 200 पे तो पहले इंक्लूडेड ना, तो हम करेंगे क्या, हम हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड किया गया वो निकाल लेंगे। जैसे इसका 100 रुपये, इसने कितने की वैल्यू ऐड करी, इसने 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी, क्योंकि 100 का तो इसने खरीदा था माल, उसमें से अपना वैल्यू ऐड किया इसने 100 रुपये का, ठीक है, उसमें उसने अपना वैल्यू ऐड किया 100 रुपये का। देन ये 400 का माल इसने बेचा, ठीक है, तो 400 को बेचा, लेकिन वैल्यू इसने कितना ऐड किया, सिर्फ 200 ही तो वैल्यू ऐड किया। फिर इसने 800 को बेचा, लेकिन इसने वैल्यू कितने का ऐड किया, 400 का ऐड किया, तो 400 600 700 और 800, तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 800, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है हर एक स्टेज में, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं सिग्मा जी। सिग्मा तो आई थिंक पता होगा सभी को, मैथ्स में आप पढ़ते हो, सिग्मा का मतलब है कॉम्बिनेशन या फिर सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो GVA हर जो स्टेज में GVA 1 आप बोल सकते हो, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में, जितनी भी स्टेजेस हैं, तो वहाँ से हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है। तो इसीलिए जो पहला मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। और यहां से अगर हम सबको ऐड कर देते तो डबल काउंटिंग का एरर हो जाता। तो डबल काउंटिंग भी आपको समझ में आया कि डबल काउंटिंग अगर हम इंटरमीडिएट गुड को ऐड कर देंगे ये कैलकुलेट करते हुए, तो फिर डबल काउंटिंग का लफड़ा हो जाएगा और हमें एक्चुअल नंबर्स नहीं मिलेंगे। अब ये हम जान लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होते हैं, क्या होते हैं ये। तो अंतर इनमें ये होता है कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में, कि फाइनल गुड वो गुड होते हैं दैट विल नॉट अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फर्दर, और आप ऐसे लिख सकते हो दैट विल नॉट अंडरगो एनी इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। अब वो किसी इकोनॉमिक प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, यानी वो फाइनल है। फिनिश्ड नहीं, फिनिश्ड अलग हो गया, फाइनल की बात हो रही है। अभी क्या अंतर होता है वो भी देखेंगे। दैट विल नॉट गो अंडर एनी इकोनॉमिक प्रोसेस, ये क्या है कि अभी इसमें तोड़ मरोड़ होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें, तो धागा ले लें हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर धागा ही था, तो धागा क्या था, धागा क्या इसके लिए, ठीक है, क्या एक फिनिश्ड गुड था, नहीं, ठीक है, फिनिश्ड गुड नहीं था। क्यों? क्योंकि धागे को एज अ इंटरमीडिएट गुड इसने यूज़ किया, उसका यूज़ करके उसने फर्दर प्रोडक्ट को बनाया। चलो मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज़ टी, चाय, ठीक है। चाय पत्ती की बात हो रही है, ठीक है, चाय पत्ती, टी, चाय वो जो फिनिश होके बनती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग चाय पीते हैं, ये मैं चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ। इसको बताइए आप ये फाइनल गुड में रखेंगे या इंटरमीडिएट गुड में, जल्दी से बताइए। इसको आप फाइनल गुड में रखने वाले हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड में रखने वाले हैं, जल्दी से। इंटरमीडिएट, फाइनल, इंटरमीडिएट, फाइनल, हो गया कंफ्यूजन? ये आपका इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। अब अगर मान लो कि ये जो चाय है ये जाती है डॉली चाय वाला के पास, ठीक, डॉली चाय वाला इसको ले लेता है और एक तुम ले लेते हो, ठीक है, ये तुम हो, ठीक। तो तुम क्या करोगे, ये चाय पत्ती तुमने खरीदी, घर पे चाय बनाई, ठीक है, और पी गए। डॉली चाय वाले ने क्या किया, इसने भी तो चाय बनाई, लेकिन इसके लिए ये होगा आपका इंटरमीडिएट, ये इसको फिनिश्ड गुड नहीं मानेगा, और तुम्हारे लिए होगा फाइनल। क्यों? क्योंकि डॉली चाय वाले ने इसको अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। तो फाइनल गुड की अगर हम बात करें
ठीक है। फाइनल गुड की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं फाइनल गुड, ठीक है। तो फाइनल गुड ये हैं, ये आपके दो तरह के ये भी हो सकते हैं फाइनल गुड की अगर बात करें तो। ये एक तो हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। एक कैपिटल गुड्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड को कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। डॉली चाय वाले ने कंजम्पशन नहीं किया, इसको फर्दर उसने इकोनॉमिक प्रोसेस में डाला। अभी वो चाय जो है वो इकोनॉमिक प्रोसेस का हिस्सा है, उससे वो अर्निंग कर रहा है। आप इससे अर्निंग नहीं कर रहे हो, आप सीधा कंजम्पशन मार रहे हो इससे। तो अभी आपको समझ में आया इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में अंतर क्या होता है कि इंटरमीडिएट गुड अभी इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर ढलेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन वो फाइनल गुड में तब्दील होगा। और तब तक हम उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, सो दैट कि कहीं डबल काउंटिंग ना हो जाए, दो बार काउंट ना हो जाए कोई चीज़। फाइनल गुड की अगर बात करें तो फाइनल गुड में क्या होता है, कंजम्पशन हो जाता है। अब एक्चुअल में सबका कंजम्पशन नहीं होता है अगर हम देखें तो। यहाँ पर तो मैंने बोला कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूँ कि मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है। मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप को मैंने खा लिया क्या, पी लिया क्या, कंज्यूम कर लिया क्या? तो फिर लैपटॉप क्या है? लैपटॉप है कैपिटल गुड। समझ में आया कि फाइनल गुड दो तरह के हो सकते हैं, तो जो हम खा पी लें कंज्यूमर गुड, और एक जैसे कि ठीक है, और एक वो होता है कि जो हम एज अ कैपिटल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए कैपिटल गुड क्यों है लैपटॉप, क्योंकि मैं इसका यूज़ करके फर्दर अपनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल बात है। लेकिन आप बोलोगे सर कि जैसे मान लो हमने अगर लैपटॉप लिया, जैसे मान लो तुम लोगों ने, तुम लोग तो पढ़ा नहीं रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो वो भी फाइनल गुड ही होगा, लेकिन उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलेंगे। आप उसको कंजम्पशन तौर से ही अभी यूज़ कर रहे हो अगर देखा जाए तो, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ हम इतना नहीं बोल सकते खाया पिया, हम ये है कि कंज्यूम का मतलब होता है, कंज्यूमर गुड का मतलब होता है कंज्यूमर डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहा है। कैपिटल गुड उनके लिए होते हैं जो लोग कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे कि मेरे लिए ये जो मेरा लैपटॉप है वो कैपिटल गुड है। तुम्हारे लिए तुम्हारा लैपटॉप, अगर तुम सिर्फ उसको पढ़ाई के यूज़ के लिए ला रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब ये है कि सालों साल चलते हैं। आप अगर मान लो लैपटॉप लाए हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा, 5-6 साल चलेगा। आप घर में टीवी लाए हो, आप घर में फ्रिज लाए हो, तो ये सालों साल चलेंगे, तो इनको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोल देते हैं। और ये क्या है, ये इनको बोलते हैं कैपिटल गुड। क्लियर है इतनी चीज़? कैपिटल गुड में और कंज्यूमर गुड्स में क्या अंतर होता है? दोनों ही फाइनल गुड होते हैं, और फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या अंतर होता है। आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एंड दैट इज़ कि कई बार होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने शर्ट प्रोड्यूस करी इस फर्म ने, तो आपको क्या लगता है कि सारी शर्ट बिक जाएंगी क्या इसकी? कुछ शर्ट हो सकता है बच जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो वैल्यू एडेड मेथड आपको समझ में आ गया। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? जहां पर हम टोटल आउटपुट में से इनपुट को हटा देते हैं। समझ रहे हैं आप? टोटल आउटपुट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिया, तो ये टोटल आउटपुट इसका 200 का हुआ, इसने इनपुट कितने का लिया था? 100 का, तो उसको हम हटा देंगे। टोटल आउटपुट से अगर हम इनपुट को हटा देंगे तो भी हमें मिल जाता है क्या, कि कितनी टोटल वैल्यू ऐड हुई है, और उसको जोड़ के हमें पता चल जाता है कि भाई ये नेशनल इनकम है। तो ये एक वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। आई थिंक इसको हिंदी मूल्य वर्धित विधि बोलते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट प्रोडक्शन मेथड बोला जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो फर्म होती हैं उनका माल जो है पूरा नहीं बिकता है, कुछ पड़ा रह जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि इन्वेंट्री क्या चीज़ होती है, ठीक है, तो इन्वेंट्री कुछ और नहीं, आपका जो सामान है, फर्म का जो सामान है, अगर वो पड़ा रह गया तो उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 शर्ट बनी, 80 बिक पाई, तो 20 जो बचा ना, 20 वो इन्वेंट्री है जो अगले साल कैरी ऑन होगा, ठीक है। ये इन्वेंट्री दो तरह से, इसका एक्यूमुलेशन हो सकता है और या फिर इसका डीक्यूमुलेशन हो सकता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एज अ फर्म सोचा कि इस साल में अगर मेरा 100 का प्रोडक्शन हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी 20 शर्ट बच जाएं अगले साल के लिए, सो दैट मैं, ये होता है एक प्लान्ड तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये एक्यूमुलेटेड इन्वेंट्री रहे, ठीक है। तो मान लो मैंने 20 से शुरू किया, 20 शर्ट से शुरू किया, या फिर मान लेते हैं 0 से शुरू किया, और मेरे पास 100 शर्ट बनाई, 80 चली गई, 20 बची, तो क्या हो गई? एक्यूमुलेट हो गई इन्वेंट्री।
मान लो कि मैंने सोचा, ठीक है, मैंने अगले साल 20 इससे इन्वेंट्री से शुरू किया, 20 शर्ट से शुरू किया, मैंने 100 और प्रोड्यूस करी, 120 शर्ट हो गई मेरे पास, और मैंने ये सोचा था कि इस बार फिर से मैं 20 का कैरी ऑन लेके चलूँगा, लेकिन ख़त्म हो गई इन्वेंट्री, यानी डीक्यूमुलेशन हो गया इन्वेंट्री का। ये प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है, यानी प्लान्ड एक्यूमुलेशन एंड प्लान्ड डीक्यूमुलेशन, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन एंड अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन। मतलब प्लान्ड तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर वो प्लान्ड होगा, अनप्लान्ड तरीके से तो अनप्लान्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोचा था कि इस साल पूरी शर्ट बिक जाएंगी, लेकिन हुआ क्या, नहीं बिक पाई, किसी कारण कुछ हो गया, तो इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो गई अनप्लान्ड तरीके से। और अगर मैं ऐसा सोच के चलता कि नहीं इस साल मुझे इतनी शर्ट बचा के रखनी, मुझे बेचनी ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्लान्ड एक्यूमुलेशन। सेम गोज विद प्लान्ड डिक्यूमुलेशन, कि अगर मैंने सोचा था इस साल मैं इतनी खाली कर दूंगा, इतनी इन्वेंट्री मेरे पास 100 की इन्वेंट्री चल रही, मैं 50 खाली कर दूंगा, तो उसको खाली हो गई तो डिक्यूमुलेशन, प्लान्ड डिक्यूमुलेशन। और अपने आप ही, क्योंकि इस बार सेल तगड़ी हो गई, अपने आप ही खाली हो गई, तो अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ तक आपको समझ में आई चीज़? इन्वेंट्री वाला भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में आपको ऐड करके बताया, ठीक है। ये क्या लिख रहा है वॉच एक्स मुस्लिम साहिल? यहाँ तक क्लियर हुआ इन्वेंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहीं पे कहो तो मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, तब हम बाकी के मेथड्स देखते हैं। दैट इज़ ये स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है, ओके। देखो, अच्छा मैं तुमसे अगर बोलूँ कि तुम्हारी इनकम कितनी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। तुम्हारे पापा की इनकम कितनी? तुम तो अभी ठीक है नहीं कमा रहे होगे, आप में से हो सकता है कुछ लोग कमा रहे हो, लेकिन आपके पापा की इनकम कितनी है? जल्दी से बताओ सभी लोग, सच्ची सच्ची बताना। और ये भी बताना कि तुम्हारी वेल्थ कितनी है, जल्दी से बता दो। तुम्हारे पापा की इनकम और तुम्हारे पापा की वेल्थ। सर प्लीज़ इंटरमीडिएट रिपीट, ओके। और कुछ सर ये भाई हिंदी वालों के लिए मैं इसीलिए पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ पहले, है ना। इंजेक्शंस वगैरह के बारे में बता दीजिए। कौन से इंजेक्शन, कौन से इंजेक्शन भाई? हाँ 5,000 8,000। अब देखो लोग लिख रहे हैं 5,000 है, 8,000 है, 2 लाख है। तो बेटा 5,000 हफ्ते का कि महीने का कि साल का? तुमने बोला कि सर मेरी इनकम 5,000 है, तो कुछ ने बोला 20,000 है, कुछ ने बोला 2 लाख है। मैं कैसे समझूं कि तुम अपने हफ्ते का बता रहे हो, महीने का बता रहे हो, साल का बता रहे हो? लेकिन जब मैंने तो वेल्थ का मतलब ये कि तुम्हारी पूंजी कितनी है। तुम्हारा हो सकता है घर हो 1 करोड़ का, ठीक है, तुम्हारे पास बाकी ज़मीनें पड़ी हों आधा करोड़ की, 50 लाख की, और तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा ये सब मिला मिलू के जो स्टॉक्स और शेयर्स या एफडी वगैरह करवा रहे हो, तो 50 लाख और हैं, 2 करोड़ तुम्हारी ये इतनी है। अब मैं इसमें थोड़ी ना पूछूंगा कि भाई कितने महीने का, कितने दिन का, कितने साल का। तुम्हारी वेल्थ है। तो जो चीज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमाइन की जाती है उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जो चीज़ एट अ पीरियड ऑफ टाइम, नोट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम में डिटरमाइन की जाती है, उसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ आया? समझ आया कि जैसे फॉर एग्जांपल नलका है, नलके में मैं पूछूं कि कितना पानी जा रहा है, तो बोलोगे सर 1 लीटर जा रहा है। भाई कितनी देर में? 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में? मैं बोल रहा हूँ कि टंकी में कितना पानी है, तुम बोलोगे आधी टंकी भरी, तो मैं थोड़ी नहीं पूछूंगा 1 घंटे में, 1 महीने। कुछ सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता है। तो जो चीज़ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिटरमिन की जाती है उसको बोलते हैं स्टॉक, और जो चीज़ एक पीरियड ऑफ टाइम डिटरमाइन की जाती है उसको बोलते हैं फ्लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, एक तो ये तो हो ही गया इनकम वेल्थ का, कि आप यहाँ पर वेल्थ को लिख सकते हो और यहाँ पर इनकम को लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पर वेल्थ को और यहाँ पर इनकम को लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैंने आपको इन्वेंट्री पढ़ाया था, इन्वेंट्री याद करो। इन्वेंट्री को किस में रखोगे? इन्वेंट्री को किस में रखोगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से। इन्वेंट्री को किस में रखोगे? तो इनकम यहाँ पर आ जाएगा, आपके खर्चे जो आ जाएंगे कि भाई आपको कितना खर्चा करते हो,
तो खर्चा करते सर 5,000 खर्चा करते हैं, अभी कितने दिन में महीने में हफ्ते में कितने में, ठीक है। अब मैं अगर मैं लोन बोल दूं तो लोन आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि लोन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटरमाइन होता है। अब इन्वेंट्री की बात करूंगा ना, तो इन्वेंट्री आएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट में। कैसे? मैं बोलूँ कि भाई इन्वेंट्री कितनी है, बोलोगे 100 शर्ट की इन्वेंट्री है, या फिर मैं अगर मान लो मेरी किताबें पढ़ी तो मैं बोलूँगा यार मेरे पास 500 किताबें इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं, 500 बुक्स हैं। लेकिन वही जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। चेंज इन इन्वेंट्री है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ये है कि अगर तुम बोलो कि चेंज कितना आया तुम्हारी इन्वेंट्री में, चेंज कितना आ गया इन्वेंट्री में, तो मैंने बोला कि 30 का चेंज आ गया। चेंज आने का मतलब ये है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कितनी इन्वेंट्री से शुरू किया था और आज कितने इन्वेंट्री पे खड़ा हुआ। हो सकता है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास 100 या फिर मान लेते हो कि 500 किताबें मेरे पास पड़ी हुई थी। आज कितना अभी कितना है, मतलब चेंज आ गया 200 का। तो ये ज़रूरी है ना कि ये जो 200 का आ गया चेंज, मतलब मेरे पास 300 किताबें पड़ी हैं, तो एक दिन में ही सेल हो गई इतनी, या फिर एक हफ्ते में हुई, या एक महीने में हुई। तो मुझे एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफाई करने की नीड पड़ेगी। तो इस वजह से जो चेंज इन इन्वेंट्री होगा ये आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। तो एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। ऐसे यहाँ पर अभी नोट कर लीजिए कैपिटल और डेप्रीसिएशन। अभी मैंने आपको कैपिटल गुड पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन डेप्रीसिएशन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि कैपिटल क्या होते हैं, कैपिटल गुड क्या होते हैं। कैपिटल गुड होते हैं जिनको कि यूजुअली जो लोग काम धंधा करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ धंधा, ठीक है, या फिर कोई फर्म है, तो वो फर्म क्या करेगी, वो फर्म लेके आएगी किसको, मशीन को, ठीक है, मशीन को लेके आएगी और उससे प्रोडक्ट। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में किसी के ये क्वेश्चन तो नहीं राइज हुआ कि जो कैपिटल गुड है सर, इसको जैसे मशीनरी वाले हैं, या फिर मेरा लैपटॉप है, तो सर आपके लिए तो इंटरमीडिएट गुड होना चाहिए। तो या फिर अगर कोई बिस्किट बना रहा है, ठीक है, और वो एक बिस्किट की मशीन लेके आ रहा है, तो उसके लिए तो इंटरमीडिएट गुड है, उसको बेच थोड़ी ना, अभी फाइनल थोड़ी ना हुआ है, नहीं, फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि ये उस प्रोसेस में यूज थोड़ी ना हो रहा है। समझ रहे हो ना, ये यूज नहीं होता है, ये डेप्रीशिएट होता है। क्या होता है? डेप्रीशिएट होता है। चलो डेप्रीसिएशन का भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कॉन्सेप्ट, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपको और कुछ दिक्कत नहीं आएगी। डेप्रीसिएशन क्या होता है? मूल्य ह्रास बोलते हैं इसको। जब मैं अपना इनकम टैक्स भरता हूं तो डेप्रीसिएशन की छूट मिलती है मेरे को। किन चीज़ों पे? जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सेम गोज़ विद अदर कंपनीज जो हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी है जो शर्ट बना रही है, तो उसमें जितने भी कारखाने में मशीनें लगी होंगी उनका डेप्रीसिएशन लगता है। मतलब सिंपल टर्म्स में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है ना, तो इनकम टैक्स में, मतलब इनकम टैक्स जो एक्ट है 1961 का, उसमें रूल्स हैं कि भाई लैपटॉप के लिए इतना डेप्रीसिएशन, इसके लिए इतना, मोबाइल के लिए इतना, ये सब डेप्रीसिएशन लगता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इतना अमाउंट हटा दो, कितना अमाउंट हटा दो, एक सर्टेन अमाउंट हटा दो, उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, जब आप पढ़ा रहे थे साल भर, तो आपका जो लैपटॉप है वो वियर एंड टीयर हुआ, जिसको आपको रिपेयर करवाना पड़ा, सही करवाना पड़ा, तो इसके लिए इतना पैसा, क्योंकि आपका वो खर्चा है तो आप उसको हटा सकते हो। वो बिजनेस का खर्चा है, आपका पर्सनल नहीं, तो आप उसको हटा सकते हो, आपको उसमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन मैंने तो लैपटॉप को कुछ किया ही नहीं है, कोई रिपेयर नहीं करवाया है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैंने तो कोई रिपेयर करवाई नहीं है। तो ये गवर्नमेंट मुझे छूट दे क्यों रही है? रिपेयर तो मैं करवा ही नहीं रहा हूँ ना। रिपेयर इसलिए दे रही है गवर्नमेंट बिकॉज क्या ये जीवन भर चलता रहेगा? अमर है लैपटॉप? नहीं है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी तो आएगा। तो गवर्नमेंट मान लेती है कि भाई लैपटॉप में मान लेते हैं कि भाई 10 साल बाद ही खत्म इसकी कहानी हो जाती, खत्म हो जाता है, फिर एक नया लैपटॉप लेना पड़ता है। तो लैपटॉप की कीमत अगर 50,000 रुपये है, डिवाइड बाई 10 कर लो, यानी कि हर साल तुम्हारे लैपटॉप की 5,000 कीमत यहाँ पर मैंने कितना, हाँ ठीक है, 5,000 कीमत जा रही है, इसलिए वो तुम 5,000 हर साल घटाते रहो। तो यानी कि डेप्रीसिएशन एक्चुअल में जो होता है वो कोई रियल थिंग नहीं है। रियल थिंग नहीं है मतलब 5,000 का डेप्रीसिएशन हो गया, भाई 5,000 का कहाँ हो गया? 5,000 का क्या हो गया? 5,000 का कुछ नहीं हुआ। वो एक अजम्पशन माना जाता है कि 10 साल में आपकी ये चीज़ खराब हो जाएगी। क्या चीज़? जिसका इस्तेमाल करके आप अपना धंधा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड। वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है।
वो इतने साल में ख़राब हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी, कितने साल में ख़राब हो जाएगा, डिवाइड कर दो, वो आ जाता है डेप्रीसिएशन, इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास। रियल थिंग नहीं है, क्योंकि मैंने लैपटॉप को तो रिपेयर करवाई नहीं, मैंने तो अगले साल भी नहीं करवाया, तो फिर ये डेप्रीसिएशन क्लेम कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 10 साल बाद इस खत्म हो जाएगा, मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट हर चीज़ के डिटरमाइन करती है, लैपटॉप 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। कोई एक चीज़ है, मान लो मोबाइल 5 साल बाद खत्म हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि डिप्रिसिएशन और ज़्यादा मिले। समझ रहे आप? क्लियर हो गया इतनी चीज़, डिप्रिसिएशन भी। अब आ जाते हैं जो अदर मेथड है जीडीपी को, ये जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को कि ये आपका कैपिटल और डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है? यस, वैल्यू डिक्रीजेस बाय टाइम, यस सेम, राइट। अच्छा ये बताओ, वैसे तो आगे पढ़ेंगे, सेकेंड हैंड जो गुड होते हैं, क्या उनको हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं? गेस करो, बस आगे देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? खर्चा। सेम आ जाओ इसी पे, यहाँ पे अपना वो लेके बैठ गए पोथी पत्रा, कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, खरीदने में कितना खर्चा कर रहे हो, खर्चों को जोड़ दूंगा तो भी मेरी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। खर्चा कौन? जो हाउस होल्ड है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, खाना लेने में, कपड़े लेने में, सब तो कंज्यूम करने के लिए जो वो ले रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। गवर्नमेंट क्या कर रही होगी? गवर्नमेंट अपने लेवल पे खर्चे कर रही होगी, गवर्नमेंट भी तो खरीदती है चीज़ें, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आती है, अब इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है। फॉरेन से अगर मान लो आ रही इन्वेस्टमेंट कुछ आ रही है, मान लेते हैं, तो उसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। मॉडल में तो हमने नहीं माना था कि फॉरेन से हम कुछ कर रहे हैं या फिर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। जो मॉडल हमने देखा था शुरू में, उसमें हमने माना था कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सेविंग नहीं है, कोई हम फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता ही है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को भी लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम याद कर लेते हैं चिंगम। कैसे? ये C+I+G+X-M ब्रैकेट में लिखना होता है, क्यों अभी देखते हैं। तो चिंगम याद हो जाएगा, चिंगम, एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू चिंगम, ठीक है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब सवाल क्या बनता है ना, सीजल 2022 में ही आई थिंक बना था, पूछा था इनमें से इंपोर्ट को कौन दिखा रहा है। ऑप्शन में था C, G, I और M। ओहो, इंपोर्ट आई, सीधे खटाक से मारा, गलत हो गया। क्यों? आई तो इन्वेस्टमेंट है, इंपोर्ट तो एम है। इसको X-M ये है क्या? तो ये है नेट एक्सपोर्ट। ये ऐसे भी लिख के आ सकता है NX। NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब भी कहीं नेट शब्द दिखे, जब भी कभी नेट शब्द दिखे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो घटाया गया है। वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेट वर्ड अभी बहुत यूज में आने वाला है आगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो नेट का मतलब होता है हमने किसी चीज़ को घटाया, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को ही मैं नेट एक्सपोर्ट बोल देता हूँ। क्लियर इतनी बात? ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाते हैं आखिरी मेथड पे, एंड दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में 3 तरीके होते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके बनते, एक तो ये, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, और ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, उसमें जो ये मैंने आपको स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट समझाया, फिर इन्वेंट्री समझाया, या फिर आउटपुट माइनस इनपुट हो गया, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड हो गया, कि क्या फाइनल गुड होता है, क्या इंटरमीडिएट गुड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से, इससे सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही रेयर, इनकम मेथड से। तो इनकम मेथड क्या है? इनकम मेथड वही, फिर उस मॉडल पे आ जाओ भाई, कितना इन लोगों को ये सब इनकम मिल रहा है, वही इनकम मेथड है, सिंपल, ठीक है। अब क्योंकि हम एक्चुअल में वो तो हमने एक मॉडल लिया था, सो दैट हमें थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी अगर हम थोड़े से डीप लेवल में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने मॉडल में माना था कोई एक्सपोर्ट, कोई इंपोर्ट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअल में तो होती है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में मान लिख लेते हैं उसको। इसी तरह यहाँ पर भी अगर बात करें तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, तो इसमें आपकी वेजेस, सैलरीज तो हमने पढ़ा ही था कि वेजेस और सैलरी मिलती है इन लोगों को, लेकिन उसके अलावा जो एम्प्लॉयर होता है, जैसे कि मान लो कि अगर तुम फैक्ट्री में काम करो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ योर एम्प्लॉयर, वो आपकी एम्प्लॉयर है, तो वो आपके लिए, आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी, या फिर कंपनीज करती हैं कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी, कि ये पैसा आपको बाद में मिलेगा, ठीक है, जब आपकी पूरी सर्विस हो जाएगी, या फिर मान लो हेल्थ क्राइसिस आएगा तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जब रिटायर हो जाते हो तो पेंशन मिलती है। तो ये सब हमने मॉडल में तो गिना नहीं था हम, क्योंकि मॉडल को एज इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें बड़े लेवल पे चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाए। तो ये होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़,
राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है कि जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेट करने में मुझे कैपिटल सॉरी लैंड लगा होगा, तो मैं रेंट मतलब रेंट जो ले रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने अपने ज़मीन को दे रखा है किसी को, तो मैं रेंट कमा रहा हूँगा, ठीक है। मैंने किसी को ब्याज पे पैसा उठा रखा होगा तो ब्याज कमा रहा हूँगा, ठीक है। मैंने हो सकता है किसी और चीज़ से प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में। और मिक्स्ड इनकम में, मिक्स्ड इनकम जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कोई फैक्ट्री नहीं चला रहा हूँ, बस मैं तुम लोग यार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा के थोड़ा बहुत मैंने शेयर में अपना पैसा डाल रखा है, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, थोड़ा मान लेते हैं कि किसी को दे रखा है, तो इससे जो भी बहुत इधर उधर करके जो मुझे इनकम मिल रही है, इनका इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, उसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। कोई मेरी फैक्ट्री नहीं है, बस मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, अलग अलग तरीक़ों से पैसा कमा रहा हूँ, तो मिक्स्ड इनकम। ये वैसे कभी पूछने वाला है नहीं आपसे, ये बस समझने के लिए मैंने आपको बताया। अगर पूछेगा भी एट मोस्ट तो बस यही पूछ सकता है, ये चीज़ें देख सकता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ये चीज़ें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो बस ये 3 चीज़ें ध्यान रख लेना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये ख़त्म हो गया हमारा एक बड़ा सा हिस्सा पूरा नेशनल इनकम का। अब कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कुछ डाउट तो नहीं है। मैं आपको पहले समराइज़ करूँगा तब आगे बढ़ूँगा अब, ठीक है। समराइज़ करूँगा तब मैं आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी पे लेके चलता हूँ। समराइज़ कर लें पहले। देखो, हमने आज की क्लास में पढ़ा कि भाई नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो जो एक नेशन की इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है, सिंपल। इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके क्या क्या होते हैं? एक तो होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि प्यार से हम प्रोडक्ट मेथड भी बोल देते हैं, सिंपल। इसमें हम क्या करते हैं, हर स्टेज में ये देख लेते हैं कितने की वैल्यू एड हुई, कितने की वैल्यू एड हुई है, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA, ठीक। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा दैट वाज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड की एक्सपेंडिचर मेथड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, चिंगम, ठीक है। चिंगम, चिंगम क्या है ये? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट ही बोल सकते हैं। एंड तीसरा था इनकम एक्सपेंडिचर, जहां पर हमने देखा एक तो ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, ये हमारे इनकम मेथड में थे। देन हमने क्लास में पढ़ा समझा कि फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टॉक होता है जो कि मेजर किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहां पर हमें पीरियड स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी वेल्थ कितनी है, आप कितना का लोन ले रखे हैं, ठीक है, आप कितना कैपिटल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सब जो है आपके स्टॉक में आएंगे। फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या आते हैं, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो जाता है, चेंज इन इन्वेंट्री, आप कितना ब्याज भरते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या जाते हैं, ठीक है। आपका या फिर कैपिटल है तो कैपिटल में हम ले लेते हैं डेप्रिसिएशन को, इस साइड इधर कैपिटल है तो उधर डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं कि आपका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन सर मेरा 5,000 का हो रहा है, भाई 5,000 महीने में, साल में, कब कब में, ठीक है। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। देन हमने पढ़ा कि सर ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं, तो फाइनल और इंटरमीडिएट, ठीक है। तो फाइनल गुड वो होते हैं जो अब फर्दर इकोनॉमिक प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई उनकी, अब वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। हम घर में चाय लाए और चाय बना के पी ली, अब वो चाय बेचने तो जा नहीं रहे हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो पार्ट है नहीं, क्योंकि उससे हम पैसा तो अर्न नहीं करेंगे अभी, तो वो एक फाइनल गुड होगा। लेकिन अगर उसी चाय को बना के कोई चाय बेचेगा दुकान में, तो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ा था, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या अंतर होता है, सिंपल, ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि जो फाइनल गुड होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, और एक जो बिजनेस लोग क्या करते हैं, बिजनेस लोग खरीदते हैं, उसको एज अ पूंजी आप मान लो, कैपिटल है उनके लिए, जो मशीन वगैरह होती हैं, और उसका क्या करते हैं, उसका यूज़ करके वो फर्दर गुड्स का वो गुड्स बनाते हैं वो, ठीक है। और इनका क्या होता है, इनका डेप्रीसिएशन होता है। ये ड्यूरेबल्स होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि तुरंत उन्होंने लिया कंज्यूम कर लिया। मेरा लैपटॉप, मशीन, ये सब क्या कैपिटल गुड है। लेकिन अगर वही कंज्यूमर खरीद रहा है, लेकिन उससे कोई धंधा नहीं कर रहा है, उससे कोई वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तुम्हारा लैपटॉप हो गया, तुम्हारी टीवी हो गई, ठीक है, तुम्हारा फ्रिज हो गया, अगर यही फ्रिज किसी कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई है या फिर किसी दुकान में रखी हुई है जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, तो उसके लिए वो सर कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं है,
क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं, उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि उसका यूज़ कर रहा है अभी वो, ठीक है, सॉरी वो उसके लिए कैपिटल हो जाएगा, ना कि इंटरमीडिएट, उसके लिए तो कैपिटल हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि उसका हम यूज़ अगर आप कर रहे हैं अपने पर्सनल के लिए तो उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और इन्वेंट्री के बारे में हमने पढ़ा कि इन्वेंट्री होता है कि आपके पास कितना स्टॉक में, सब पे क्वेश्चन आए हैं सर, ठीक है, तो ध्यान रखिए कोई भी फालतू का यहाँ पर चीज़ नहीं कि सर इन्वेंट्री तो उतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, अपने हिसाब से अज्यूम करके मत चलना, वो मुझ पर छोड़ दो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। मैंने क्लास के शुरू में बोला थे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो है, अब क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री हमारा जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। अगर वो इकट्ठा हो रही है तो एक्यूमुलेशन, अगर वो खाली हो रही है तो डिक्यूमुलेशन, प्लान्ड तरीके से तो प्लान्ड और अनप्लान्ड तरीके से तो अनप्लान्ड। अब आ जाते हैं कि नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम या मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। कितने होते हैं पहले तो ये ध्यान रख लेना, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 4 दिख रहे हैं तुम्हारी स्क्रीन पे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। पहले हम इनको समझेंगे, 4 का 8 तो 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड में हो जाएगा 4 का 8। हमें इन चारों को समझना है पहले, 4 का 8 तो तुरंत हो जाएगा, ठीक। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। सबसे पहले जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। सब ने कभी ना कभी तो सुन रखा है कि जीडीपी है ना, जीडीपी, भारत की जीडीपी इतनी है, भारत की 5 ट्रिलियन जीडीपी का हमने टारगेट रखा है, भारत जीडीपी की रैंकिंग पे 5th नंबर पे आता है। तो ये सारे हम सारे न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड का मतलब सामान जो टैंजिबल नेचर के होते हैं, टैंजिबल मतलब जिनको छू सकते हैं, लैपटॉप हो गया, ठीक है, घड़ी हो गई, एसी हो गए, बुक्स हो गए, चेयर हो गई, ठीक है, हर चीज़ जो हम छू सकते हैं, ठीक है, उसको गुड बोलते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, माइक हो गया, सब चीज़ें जो होती हैं वो छू सकते हैं, गुड्स होते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं, जिनको इंटैजिबल नेचर की होती हैं, राइट। तो जितना भी फाइनल गुड और सर्विसेज जितने वैल्यू का प्रोड्यूस हुआ विद इन दी टेरिटरी, जैसे भारत देश है ये, तो भारत के अंदर कितना हुआ, इसको बोलते हैं जीडीपी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, राइट। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई कितना वैल्यू का गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ विद इन द टेरिटरी, उसको बोलते हैं आपका जीडीपी। और जीडीपी मैंने आपसे अभी पूछा था कि भाई नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त क्या सेकेंड हैंड गुड इंक्लूड होते हैं, तो आंसर इज़ नो, नेवर काउंटेड, वो काउंट नहीं होते हैं। अब मेरे पास मान लो कि 20,000 का फ़ोन है, ठीक है, मैंने किसी को 10,000 में बेच दिया, तो भाई ये जो 10,000 का मैंने बेचा, 10,000 का मैंने कोई प्रोड्यूस तो नहीं किया ना, मैंने कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना किया, इसकी कीमत घट गई है, कीमत घट के 10,000 हो गई है, तो वो मेरे से किसी और के पास चला गया, उसके 10,000 रुपये मेरे पास आ गए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। तो इसलिए सेकेंड हैंड गुड को कभी काउंट नहीं करते हैं, नहीं तो अगेन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा लापरवाही, डबल काउंटिंग की लापरवाही, और ये हमें नहीं करनी है। जीडीपी क्लियर हो गया। अब हम आएंगे जीएनपी क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर समझ गए। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यही पीछे भी था, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। वहां पर क्या था, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कि टेरिटरी के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज जीडीपी। नेशनल्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज जीएनपी। नेशनल का मतलब ये होता है उस देश के लोग, भारत देश के लोग, भारत देश में हैं, पाकिस्तान में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अफ्रीका में हैं, यूएसए में हैं, अर्जेंटीना में है, यूरोप में है, जहाँ जहाँ है भारतीय, सिर्फ भारतीय, सिर्फ भारतीय, सिर्फ नेशनल्स, उन्होंने कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज जीएनपी। तो हम क्या हर आदमी की कैलकुलेट करने बैठेंगे क्या, नहीं, हम हर कंट्री से देख लेंगे कितना आया और हमने कितना दिया, क्योंकि हमारे देश में जो विदेशी बैठे हुए हैं उनका हटाना भी तो पड़ेगा। अगर हम अपने इंडियंस का विदेश से ला रहे हैं जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए, तो जो यहाँ विदेशी बैठ के गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ से निकालना भी तो पड़ेगा। तो जो हम लाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
और जो हम भेजते हैं कि ये भाई इनकम हमारी तो नहीं है जीएनपी के हिसाब से, क्योंकि ये तो फॉरेनर्स की इनकम है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, ठीक है। यानी कि जीएनपी को कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी में जो आया है फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड उसको घटा दो, तो मिल जाएगा क्या, जीएनपी। इसी चीज को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को ही हम लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब नेट लिखा है तो नेट में मतलब है कि कोई चीज माइनस करते हैं, घटाते हैं। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ये जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मैंने कैसे निकाला, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया। कमेंट करके बताओ इंडिया की जीएनपी ज्यादा है या जीडीपी ज्यादा है? इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, गेस करिए। अब आते हैं एनडीपी में, बड़े आसान है ये, दो यही मेन थे। अगर तुम्हारा ये समझ में आ गया ना जीडीपी जीएनपी, तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ये तो खत्म है, आप ऐसे समझ लो। भाई टैक्स तो गवर्नमेंट को कमाने के साधन चाहिए, तो टैक्स तो लगाती रहेगी, ठीक है। जीएनपी अगेंस्ट प्लेन, ठीक है, मैं जीएनपी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये बता दूँ आपको जीएनपी इंडिया किसके ज़्यादा है कि जीडीपी इंडिया, मतलब क्या ज़्यादा है इंडिया का। तो इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं जो फॉरेन की हैं, तो वो उनका पैसा है ना। हमारे अगर देखो तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो फॉरेन की लगी हुई हैं, फॉरेनर्स की, ठीक है, आप देख लो, है ना। अगर हम ऑटोमोबाइल में ले लें, ठीक है, टाटा वगैरह को छोड़ दें तो आप देख लो, है ना, टोयोटा हो गया, मारुति हो गया, ठीक है, कितनी सारी कंपनीज़ हैं। तो ऐसे बहुत सारी हैं जो फॉरेन कंपनीज़ है, तो हमारे यहाँ से ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा हो जाता है, ये कम है, तो इस वजह से क्या होता है, जीएनपी कम निकल के आता है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो जीडीपी में हमें कुछ घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से तो ये चीज़ ध्यान रखना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया के जीएनपी जीडीपी से कम है, ठीक है। जीएनपी इंडिया की कम है, जीडीपी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा भेजना पड़ता है जितना कि आता है यहाँ पे, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे देश में, ये हम हमारे हिसाब से पढ़ रहे हैं, अब इंडिया के हिसाब से, ऐसे ऑस्ट्रेलिया वाले अपने हिसाब से, ठीक है, यूएसए वाले यूएसए के हिसाब से, सब अपने हिसाब से। जब हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये इतने इंडियंस हैं, ये ठीक क्लियर। और ये मैं जो हरे से बना रहा हूँ ये अंग्रेज हैं, अंग्रेज मतलब फॉरेनर, ठीक है, किसी और देश से हैं, क्लियर। तो जब मैं जीएनपी कैलकुलेट करूँगा तो मैं सिर्फ ये जो लल्लू लाल हैं, ठीक है, यानी कि जो इंडियंस हैं, इन्होंने कितने गुड और सर्विस प्रोड्यूस किया, कितने वैल्यू का गुड और सर्विस प्रोड्यूस किया एक साल में, वो मैं लिखूंगा। प्लस और अपने कितने लल्लू लाल हैं, मतलब कितने इंडियंस हैं जो बाकी देशों में काम कर रहे हैं, उनको, उन सबको एक डब्बे में भर लूँगा, सारे इंडियंस को, ठीक है, उनको जोड़ लिया। और हटा दूंगा उन हरे लालों, मतलब इनको हरी लाल जो भी बोलो, इनको हरों को, यानी कि जो भी फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनको यहाँ से हटा दूंगा, तो मुझे जीएनपी मिल जाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी ये हरे वाले जो हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमा के भेज रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हटा दो। बाहर से फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि बाहर से ले लो उन भारतीयों का जितने वैल्यू का उन्होंने गुड और सर्विस प्रोड्यूस किया। अब टाटा कंपनी लगी हुई है, मान लेते हैं यूएसए में, यूके में, जितने वैल्यू का वो वहाँ प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, वो जीएनपी यूएसए में लगा हुआ है। अगर टाटा का मान लेते हैं कारखाना, तो जितने वैल्यू का वो गाड़ी बना रहा है, जैगुआर वगैरह जो भी टाटा बना रहा है, वो यूएसए अपने जीएनपी में नहीं ऐड करेगा, भारत ऐड करेगा उसको, ठीक है। प्रॉक्टर एंड गैम्बलर है या फिर जॉनसन एंड जॉनसन है, यूएसए की कंपनी है, वो भारत में रह के बेबी पाउडर और ये सब सोप वगैरह बना रही है, वो वैल्यू का गुड प्रोड्यूस किया है ना, लेकिन हम अपने में नहीं जोड़ेंगे, उसको हटा देंगे अपने से, क्लियर है बात। अब आते हैं ये एनडीपी एनएनपी, ख़त्म है, ये तो ख़त्म है। जब हम गुड और सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे थे तो हम कुछ कैपिटल गुड का यूज़ कर रहे थे, कैपिटल गुड का होता है मतलब में होता है डिप्रिसिएशन, आप उसको हटा दीजिए, उसको एनडीपी खत्म। ग्रॉस का नेट हो गया, नेट जब भी होता है तो कोई चीज़ घटाते हैं, डिप्रिसिएशन घटाया। एनएनपी में आ जाओ, क्या लोगे, जीएनपी में डिप्रिसिएशन घटा दो,
नहीं समझ में आई बात? फिर समझाते हैं। जब भी तुम देखो नेट, नेट का मतलब है भैया इससे डेप्रिसिएशन हटाया जा चुका है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। मतलब कि इसमें हमने अभी डेप्रिसिएशन को हटाया नहीं है, जिससे कि जैसे कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ यार, मान लो कि मैंने एक महीने में 1 लाख का कोर्स बेचा, ठीक, मैंने एक महीने में 1 लाख का कोर्स बेचा, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी जीडीपी पूछोगे तो उससे जीडीपी वो होगी 1 लाख रुपए। लेकिन आप ये भी तो सोचो, मेरा डेप्रीसिएशन भी तो हुआ लैपटॉप, मेरा लैपटॉप 10 साल बाद खराब हो जाएगा। मेरा लैपटॉप है 50,000, मान लो मेरा लैपटॉप है 1 लाख का, ठीक है, 10 साल बाद खराब हो जाएगा, यानी कि 1 साल में इसका डेप्रीसिएशन कितना हुआ? 10,000 का हुआ। तो वो जो 1 लाख का मैंने कोर्स बेचा है ना, उसमें 10,000 घटा दूंगा मैं, तो वो निकल के आएगा एनडीपी। मेरी एनडीपी 90,000 है, जीडीपी 1 लाख है, तो डेप्रीसिएशन हटा दिया। अब यही एनएनपी निकालने बैठ जाओगे तो एनएनपी कैसे निकालोगे? अरे भैया जीएनपी ले लो, उससे डेप्रीसिएशन घटा दो। तो ग्रॉस का नेट अगर तुम्हें करना है, ग्रॉस का नेट करना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, तो डेप्रीसिएशन को घटा देना है। क्लियर है इतनी चीज? किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, क्लियर है इतनी चीज़ कि जब हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन घटा देना है। जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो साइमन क्यूजनेट्स ने दिया था 1934 ने। 1936 में लिखी थी किताब इन्होंने, जो हमारे जॉन मिनार्ड किनी से, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब आते हैं अपने फाइनल और की ओर, ठीक है। और व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी, उसी में आ रहे हैं अभी, ठीक है। बस हमारा आखिरी वही है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि ये हमारे जो मॉनेटरी एग्रीगेट होते हैं टोटल नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के, वो 8 होते हैं। 4 तो पढ़ लिए, बाकी के 4 कहाँ से आएंगे? देखो, तो जैसे जो मैंने वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है किसी गुड की? कि भाई मुझे अपने वर्कर को इतना देना पड़ा, मैंने कैपिटल लिया था ब्याज इतना देना पड़ा, मैंने रेंट लैंड ले रखी थी तो रेंट इतना देना पड़ा, और मेरा प्रॉफिट इतना हो गया, हाँ इतने का बना। मान लेते हैं बिस्किट वाला है, वो बिस्किट का एक प्राइस का मूल्य ऐसे ही निर्धारित करेगा कि भाई मेरा खर्चा इतना, सैलरी देने में इतना लग रहा है, ब्याज और रेंट देना लग रहा है लैंड का, और मैं अपना भी प्रॉफिट बचा के इतना का मेरे को जो है फाइनली पड़ा। कितने का पड़ा मेरे को बिस्किट का पैकेट? 8 रुपये का, ठीक। मिलता कितने का है? 10 रुपये का। क्यों? गवर्नमेंट ने टैक्स ऐड कर दिया ना उसमें। तो जो फैक्टर पेमेंट, याद आया फैक्टर पेमेंट शुरू वाला? क्या? वेजेस यानी सैलरी, रेंट टू द लैंड, इंटरेस्ट टू द कैपिटल, प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, फैक्टर पेमेंट्स थे। तो वो फैक्टर कॉस्ट होता है। तो हम, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। और जो मार्केट में मिल रहा है मार्केट प्राइस। तो ये जो 4 मैंने अभी एग्रीगेट हम लोगों ने पढ़े, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनको अगर आप फैक्टर कॉस्ट में लिख रहे थे तो फैक्टर कॉस्ट वाले हो जाएंगे, और मार्केट प्राइस में ही लिखना शुरू कर दो तो मार्केट प्राइस के हो जाएंगे। यानी 4 गुणते 2 8, समझे। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है। क्लियर? तो 4 के 8 हो गए। अब बात ये आती है कि हमें पता है कि अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो डिप्रिसिएशन को घटा देना है। लेकिन अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे? आपको अगर फैक्टर कॉस्ट से, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो। लेकिन यहां तो नेट लिखा हुआ है, यानी नेट अपने आप में किसी चीज से घट के बनता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी घटा दो आप। भाई जो टैक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये बिस्किट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, 8 रुपए का, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी भी दे रखी है, मान लेते हैं 1 रुपए की। तो वो जो सब्सिडी आप हटाएंगे, समझ में आया कि सब्सिडी हम क्यों हटा रहे हैं? जैसे कि मान लो कि कोई सिलेंडर बना रहा है, ठीक है, सिलेंडर बना रहा है कोई कंपनी, एलपीजी सिलेंडर, तो उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, ठीक है, और सब्सिडी भी दे दी। टैक्स और सब्सिडी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, जैसे अच्छा और बुरा। टैक्स क्या करती है? गवर्नमेंट लेती है। सब्सिडी क्या करती है? गवर्नमेंट देती है। क्यों देती है? सो दैट किसी चीज़ के दाम घट सकें। अगर गवर्नमेंट को मान लो कि आज पार्ले जी के दाम घटाने, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पार्ले जी वालों को सब्सिडी देना शुरू कर देगी, सो दैट दाम घट सकें, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स में जब सब्सिडी घटाएंगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, वही सेम चीज़ है, ब्रैकेट आप हटा देंगे तो ब्रैकेट ये माइनस अंदर जाएगा, इसको माइनस कर देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको यहाँ पर समझाता हूँ अगर आपको ना समझ में आया हो तो। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए किसी भी चीज़ का, तो मैं मार्केट प्राइस में क्या करूँगा, टैक्स हटा दूंगा, सब्सिडी जोड़ दूंगा। यही तो मैंने बात बोली, ठीक है। उसमें आपको समझ में ना आया हो शायद। यहाँ पे तो आप क्या है कि आप टैक्स हटा दो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, इसी वजह से बढ़ जाता है, तो आप मार्केट प्राइस से टैक्स हटा दो ना, और लेकिन सब्सिडी को जोड़ दो। अगर कुछ सब्सिडी अगर आपको मिली है तो, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, सिर्फ टैक्स ही घटाओ। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे कि भैया हमने उसमें पढ़ा था x माइनस एम, कि इसको हम NX लिख सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट, तो वैसे इसको भी माइनस करके कॉमन ले लो तो ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी बन जाएगा। तो इसी चीज़ को, इसी एंटिटी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल देते हैं। तो बस लिखने के अलग अलग तरीके हैं, है तो सेम चीज़ ही ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्लियर, ठीक। एक चीज़ बस ध्यान रख लेना, एंड दैट इज कि यहाँ पे लिखा नहीं होगा ठीक है, एक चीज़ नोट कर लेना, एंड दैट इज कि जो आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है वही नेशनल इनकम होता है, ठीक है, वही नेशनल इनकम होता है। हम अब क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं, ठीक है, बस ख़त्म ही है। बस एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लीजिए, एंड दैट इज़ कि ये बेसिक प्राइसेस क्या होता है। देन हम आएंगे कि नॉमिनल और रियल GDP में क्या अंतर होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल GDP, वो हम भी देखेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि बेसिक प्राइस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस बेसिक प्राइस सर? चलो अभी उसको हम समराइज भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें बेसिक प्राइस कैलकुलेट करना होता है तो हम फैक्टर कॉस्ट से, यानी कि जो बेसिक प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप उस चीज़ को नोट करेंगे। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोला जाता है। इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, इस लेवल पर रट्टा मारिएगा इस चीज़ का, कि मतलब रात में भी अगर आपसे उठा के पूछ लूँ तो आपको ये रटा हुआ हो, ठीक है, कि नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने देखा कि मार्केट प्राइस क्या होता है, और अभी हमने देखा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। हमने देखा कि फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना है। अब बेसिक प्राइसेस ना इन दोनों के बीच का होता है। बेसिक प्राइस का मतलब क्या होता है? बेसिक प्राइस का मतलब होता है, हम अपने मॉडल में आराम से समझे थे कि भाई ये खर्चा क्या हुआ इस कंपनी को, फर्म को, कि भाई इसने सैलरी दी, रेंट दिया और इंटरेस्ट दिया और अपना प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन इतने आसानी से धंधे हो तो नहीं जाते हैं, तुम्हें पता है। अब तुम धंधा खड़ा करने जाओगे तुम्हें पता चलेगा ये स्टाम्प ड्यूटी दो, ये ड्यूटी दो, वो ड्यूटी दो, ये टैक्स दो, वो टैक्स दो, इसका स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा, ये खर्चा, पेपर वर्क खर्चा, ये सारे खर्चे भी होते हैं। इन सब को बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। क्या बोलते हैं? जो भी ये सब जो आपको देना पड़ता है, ये जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, इनको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। तो आप फैक्टर कॉस्ट में नेट प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ दो तो आपको बेसिक प्राइस मिल जाएगा। ये चीज़ को भी ध्यान रखना। नेट प्रोडक्शन टैक्स मतलब प्रोडक्शन टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है ये, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिक प्राइस क्या होता है, कभी आपसे पूछ लेता ना, क्योंकि जैसे हमारी जो करंट में गवर्नमेंट है वो GVA 2015 ऑनवर्ड्स, 2015 ऑनवर्ड्स, ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी गवर्नमेंट है वो देश की नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए GVA एट बेसिक प्राइस का इस्तेमाल करती है। 2015 ऑनवर्ड्स वो मेनली GVA एट बेसिक प्राइस का यूज़ करती है। तो बेसिक प्राइस आपको समझ में आना चाहिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो आपको समझ में आ गया, GVA जो हमने पहला मेथड पढ़ा था कि हर पर्टिकुलर स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है आप उसको जोड़ दो, ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा। बेसिक प्राइस का मतलब ये है सर कि जो भी आपको फैक्टर कॉस्ट लगा है प्रोड्यूस करने में, तो उसमें प्लीज़ ये सब टैक्स भी जोड़ लेना आप, तो उसको बेसिक प्राइस बोलेंगे। जो आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ी थी और पेपर वर्क में जो भी खर्चे करने पड़े थे, जो प्रोड्यूस करते वक्त, कि भाई लैंड आपने, अच्छा लैंड ली, ज़मीन ली है, कॉमर्शियल है आपकी ज़मीन, कॉमर्शियल करवाने के लिए टैक्स लगेगा,
होता है ना कि आप किसी भी ज़मीन में ऐसा तो धंधा नहीं खड़ा कर सकते ना, आपको कमर्शियल करवाना पड़ता है उसको, तो टैक्स देना पहले, उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी आपको। वो सारे प्रोडक्शन टैक्सेस अगर आप जोड़ दोगे तो आपका बेसिक प्राइस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो 2015 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट GVA बेसिक प्राइसेस का यूज़ करती है। अब मुझे पता आपकी हालत ये हो चुकी है कि GVA, GNP, NNP, NDP, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, तो कोई नहीं, मैं आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, आपका काम आसान बना देता हूँ। हमने ये पढ़ा पहले हाफ ऑफ लेक्चर में कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं। तो हमने पढ़ा कि 3 तरीके। फिर हमने पढ़ा कि एग्रीगेट कितने होते हैं। ठीक है, कितने एग्रीगेट होते हैं नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के? 8। कौन कौन से? GDP, GNP, NDP और NNP। जैसे कि ये मान लेते हैं ये फैक्टर कॉस्ट में है या फिर मार्केट प्राइस में है, तो 4 फैक्टर कॉस्ट के हो जाएंगे, नहीं 8 हो जाएंगे टोटल। 4 ये मार्केट प्राइस के, ऐसे ही 4, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं वो लिख के आएगा जैसे मार्केट प्राइस के हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट का होगा तो फैक्टर कॉस्ट FC लिखा होगा। ठीक, अब फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इसमें कैसे जाते हैं, बताओ जल्दी से, कैसे जाते हैं इसमें? फिर इससे अगर मुझे इसमें जाना हो तो कैसे मैं जाऊंगा बताओ? GDP से GNP में जा रहा हूँ। तुम फंडा ध्यान रखो, तुम ग्रॉस का ग्रॉस में ही हो, ग्रॉस के नेट पे तो गए नहीं हो। ग्रॉस के नेट पे जाओगे तो तुम डेप्रीसिएशन घटा दोगे। ये तुम्हें एकदम याद कर लेना है कि भाई अगर तुम ग्रॉस से नेट में जा रहे हो, और मैंने समझाया भी है, ठीक है, कि क्यों ग्रॉस से नेट में जाने में डेप्रीसिएशन घटाना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल गुड का वो हमें अकाउंटिंग लेनी पड़ती है। तो ग्रॉस से नेट में जा रहे हो तो डेप्रीसिएशन घटाओगे, ग्रॉस से नेट में जा रहे हो, जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे आऊँगा तो बाकी तो सब सेम है ना, नेशनल प्रोडक्ट, बस क्या अंतर है? ग्रॉस का नेट है, डेप्रीसिएशन घटा दूंगा मैं। लेकिन अब सोचो कि जो मैंने हरा वाला ये जो बना रखा है, ये हरा वाला, ये तो ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, तो फिर चेंज क्या है? डोमेस्टिक का नेशनल है तो क्या करूंगा? NFIA जोड़ दूंगा। जैसे यहां देख लो, यहां पे आओ, ये वाले डब्बे में आओ, नेट है, यहां भी नेट है। अंतर क्या है? डोमेस्टिक का नेशनल हो गया है, NFIA जोड़ दूंगा। किसमें? ऊपर वाले में। डोमेस्टिक में क्या बोले तो, डोमेस्टिक वाले में NFIA जोड़ोगे, किस में पहुंच जाओगे? नेशनल में। डोमेस्टिक से ग्रॉस से डेप्रीसिएशन घटा दोगे, किस में पहुंच जाओगे? नेट में। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दोगे, किस में पहुंच जाओगे? फैक्टर कॉस्ट में। याद आया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना, सब्सिडी जोड़ देना, फैक्टर कॉस्ट में पहुंच जाओगे। अब तो ये हालत नहीं है, हैं? अब तो ये हालत नहीं है ना। समराइज हो गया कायदे से, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों की आत्मा को शांति मिले। हाँ यार, समझ तो सकता हूँ इसको। देखो, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं GDP को, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सब की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। सर आगे बढ़ो, ओही पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा आराम से चलिए, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। ठीक, बेसिक पे एक बार फिर से बता दो, ठीक है। बेसिक पे का मतलब होता है, देखो हमने पहले मॉडल में पढ़ा था, देखो मैंने शुरू में ही चीज़ बताई थी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और सारी चीज़ें क्योंकि आपस में लिंक्ड है तो मैं एक ही लेक्चर में करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस नहीं होंगे लेक्चर में, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको लेक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद विदिन 24 आवर्स आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। वैसे तो शाम को बेंच में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप पूरा लेक्चर को रिवाइज़ करके आइएगा। भले आप थोड़ा आज के लिए, वैसे इन जनरल तो नहीं, आज के लिए आप बाकी सब्जेक्ट्स मत पढ़िए, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए देखो, अब बेसिक प्राइस समझते हैं। बेसिक प्राइस का मतलब ये है कि जैसे हमने शुरू में मॉडल में समझा था कि हमारा फैक्टर पेमेंट होते हैं, रेंट होता है, सैलरी होता है ना, और इंटरेस्ट होता है एंड प्रॉफिट होता है। लेकिन इतना सिंपल तो इकोनॉमी चलती नहीं है
कि बस इतना ही पेमेंट करना पड़ रहा है एंटरप्रेन्योर को, जो उद्यम जिसने कि डाला है उद्यम, उसको इतना ही पेमेंट करने पड़ रहे, नहीं, उसको और भी पेमेंट करने पड़ते हैं, उसको प्रोडक्शन टैक्सेस देने पड़ते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं कि भाई अगर आपको लैंड है तो आपको पहले कमर्शियल करवाना पड़ेगा, ऐसे आप धंधा नहीं डाल सकते उसमें, पैसा लाओ। आपको स्टाम्प बनवाना पड़ेगा, इसके स्टाम्प पैसा लाओ, तो सारा जो पैसा आप जोड़ दोगे उसको प्रोडक्शन टैक्सेस बोलते हैं। और अगर गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती रहती है, जैसे कि मान लो महिलाएं अगर हाथ से कुछ बना रही हैं तो सब्सिडी दे डाली उनको, तो उसको हटा भी देना है आपको। तो ये होता है नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर आप ये जोड़ दोगे तो बेसिक प्राइसेस मिल जाएगा। और गवर्नमेंट जीवी एट बेसिक प्राइसेस को अभी यूज़ करती है मेनली नेशनल को कैलकुलेट करने के लिए। अब है हमारा आज की क्लास का एकदम अंतिम अध्याय, अंतिम टॉपिक, बस छोटा सा, एंड दैट इज रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है तुमको हम तुम्हारे बचपन में ले चलते हैं, ठीक। ये तुम्हारा बिस्कुट का पैटिक ठीक है, बिस्किट कोई नहीं बोलेगा और पैकेट नहीं बोलेगा कोई, बिस्कुट का पैटिक, ठीक। तो ये है, मान लेते हैं पार्ले जी, ठीक है जी। और आज भी तुम पार्ले जी खाते हो, पार्ले जी जिंदाबाद, है ना। तो आज भी तुम पार्ले जी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने देखा पार्ले जी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, तो मुझे सामने निकल के आया कि सर 100 रुपये है, 100 रुपये का पार्ले जी बन रहा है। आज कितने का बन रहा है? आज सर बन रहा है ये तो 200 का। मैंने कहा अच्छा, समझ रहे हो, डबल हो गई। मतलब अगर पार्ले जी ने क्या किया, डबल कंट्रीब्यूशन दिया जीडीपी में। ये है आम जिंदगी, ये है नॉमिनल जीडीपी। खास जिंदगी क्या है, मेंटोस जिंदगी क्या है, रियल जीडीपी। कैसे? मैंने कहा थोड़ा घुसते हैं, मतलब इसके प्रोडक्शन पूरा उसमें घुसते हैं, कैसे, मतलब कितने पार्ले जी प्रोड्यूस किए, कितना प्राइस था। तो फिर मुझे पता चला कि पार्ले जी, मतलब उस टाइम पे पार्ले जी बिकता था 10 रुपये का, एक पार्ले जी पे मिलता था, और आज वही पार्ले जी मिलता है 20 रुपये का। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन डिराइव करूं? 10 रुपये का एक पार्ले जी था, 100 पार्ले जी बिक रहे थे, मतलब 10 पार्ले जी बन रहे होंगे। 20 रुपये का पार्ले जी, 200 रुपये का पार्ले जी बिक रहा है, 10 पार्ले जी आज भी बिक रहे हैं। ये तो कोई अंतर नहीं हुआ, तो फिर ये बढ़ा हुआ क्यों नजर आ रहा है? प्राइस बढ़ गया ना। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आज का टॉपिक नहीं है इन्फ्लेशन, कल पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना, प्राइस बढ़ गया उसका। तो ये जीडीपी अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम इन्फ्लेशन को हटा दें, कैसे हटा दें इन्फ्लेशन को? ये जो 20 रुपया लिखा हुआ है, ये जो 20 रुपये लिखा हुआ है, इसको हटा दो, वही प्राइस ले लो जो 5 साल पहले था, जो 5 साल पहले था आज से, तो पता चलेगा 100। ये है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे निकली? मैंने इन्फ्लेशन को हटा दिया और मैंने एक बेस प्राइस ले लिया, मैंने एक बेस ईयर ले लिया कि भाई मैंने 5 साल पहले अगर 10 रुपये था तो आज भी 10 रुपये मान रहा हूँ, कॉल्ड एज बेस इफेक्ट। यानी कि मैंने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया। नॉमिनल में इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड, इसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे थे, यानी आज 20 रुपये तो 20 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। ये हमेशा ज़्यादा बढ़ के पता चलता है, फूला हुआ प्रतीत होता है। फूला हुआ क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन की हवा भरी हुई, इसमें इन्फ्लेशन की हवा भरी हुई है। और ये इरविंग फिशर ने बोला था, नहीं होगा तो इनकी थ्योरी को हम आगे देखेंगे, क्योंकि मनी इल्यूजन, धन अवधारणा का कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे तुम्हारी, मान लो कि आज सैलरी है 50,000, ठीक है, या फिर मान लो कि आज से 10 साल पहले थी आपके पापा की सैलरी 50,000 और आज है 80,000, ठीक है। वैसे तो इन्फ्लेशन में नहीं होगा तो इसको समझेंगे, अभी के लिए अगर समझना चाहो तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि 30,000 की इनकम देखो आपकी बढ़ गई, ये भी तो देखो इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। हो सकता है कि 50,000 में जितनी चीज़ें आज से तुम 10 साल पहले खरीद पा रहे थे, आज वो 80,000 में नहीं आ रही हैं, तो तुम्हारी सैलरी घट गई है, बढ़ी नहीं है। ये बोला था धन अवधारणा, कि धन की अवधारणा लगती है हमें, ये इरविंग फिशर ने बोला था। हम इन्फ्लेशन वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, खत्म हुआ लेक्चर। और बाकी अगर हमें रियल जीडीपी चाहिए नॉमिनल से, तो हमें ये जीडीपी डिफ्लेटर ही नहीं, वो ये हवा निकालने का टूल है। कौन सी हवा? इन्फ्लेशन की हवा।
कैसे ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल ऊपर रखो, नीचे रियल रखो, गुणा कर दो 100 से, आ जाएगा। इसको प्राइस इंडेक्स भी लिख देते हैं, इसको अपन प्राइस इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक आदमी देश का कितना कमा रहा है, तो जो पूरी राष्ट्रीय इनकम है, पूरी जो राष्ट्रीय आय है जनसंख्या से घटा दो। अगर 1 लाख इनकम है, 10 लोग हैं, यानी हर की झोली में कितना जा रहा है, 10,000 रुपये, एज सिंपल एज दैट। पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, ये कैलकुलेट होगी नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, और कितने लोग हैं देश में, खत्म। ये पढ़ लेते हैं पीपीपी, जिससे कि क्वेश्चन पूछा था आपके इस बार सीजीएल मेंस में कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। और एक चीज कि हु कैलकुलेट्स जीडीपी इन इंडिया, हु कैलकुलेट्स जीडीपी, और बेस ईयर है कितना, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कितना बेस ईयर चलता है, हाँ जी। तो जो इंडिया की जीडीपी है वो है, मतलब कौन कैलकुलेट करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये आता है मॉस्पी के अंडर में। मॉस्पी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है 2011-12, ठीक। परचेजिंग पावर पैरिटी कुछ नहीं यार, ठीक है। अब होता क्या है ना कि हमारी जीडीपी अगर देखें, हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड में, तो 5वें नंबर पे आती है नॉमिनल जीडीपी हमारी, नॉमिनल, ठीक है। और अगर पीपीपी के टर्म्स में देखें तो 3रे नंबर पे आते हैं यूएस और चाइना के बाद। पीपीपी ये क्या होता है, देखो $1 अभी कितना चल रहा है, आई थिंक 87 रुपये चल रहा था कुछ, है ना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अमेरिका में $1 में जितनी चीज़ें आ जाती हैं वो भारत में 87 रुपये में आएंगी। देखते हैं, एक ये यूएसए का नागरिक है, ठीक है, यूएसए का नागरिक है, इसने एक साबुन डाला, मान लेते हैं जॉनसन्स वाला ही। ये एक इंडिया का है, उसने भी सेम चीज़ जॉनसन्स का साबुन डाला टोकरी में खरीदने के लिए, ठीक है। इसने एक सरसों का तेल का बोतल डाला, इसने भी सरसों के तेल की बोतल डाली, ठीक है। इसने मान लेते हैं कि एक आटे का पैकेट डाला, इसने भी आटे का पैकेट डाला। इसने मान लेते हैं, मतलब कॉमन हम बास्केट ऑफ गुड ले रहे हैं जो भाई दोनों यूज़ करते हो, ठीक है। और क्या कॉमन यूज़ होता है, और क्या कॉमन यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन मान लेते हैं, ठीक है। सेम मोबाइल फ़ोन है एप्पल का ही, ठीक है, दोनों यूज़ कर रहे हैं। पता चला इसको पे करना पड़ रहा है इन सब के लिए $100 मान लेते हैं, ठीक है, $100 पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे करना पड़ रहा है कितना, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 20,000, ठीक है, 20,000 मान लें, हाँ जी, 20,000 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक। या फिर 20,000 ना मान के मैं तो मान लेते हैं, कितना मान लें, 10,000 मान लें, ठीक है। या फिर चलो 20,000 ही मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बिकॉज $100 कुछ ज़्यादा ही कम नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलो 20,000 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं $1,000, $1,000 में चीज़ें आई, मोबाइल फ़ोन आया होगा, देन ये सारी चीज़ें वहाँ पर कॉस्टली होती हैं, वैसे बात है। जैसे वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ें यूएसए में आप खरीदने जाओगे तो $1 से तो नीचे आएगी नहीं, $0.5 या फिर है ना $54 में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे $1 में 87 रुपये होते हैं, तो 87 रुपये में तो यहाँ बहुत कुछ आ जाएगा। 87 रुपये में तो तुम पूरे दिन का पेट भर सकते हो, वहाँ $1 में थोड़ी ना पेट भर जाएगा तुम्हारा, कि भर जाएगा, नहीं भर पाएगा ना। अब यहाँ पे 87 रुपये में तुम पता चले 20 रुपये का सुबह पोहा खा लिया, ठीक है, 50 रुपये का तुमने खाना खा लिया कहीं पे, दोपहर का 70 रुपये होगा, 17 रुपये बच गए, 15 रुपये का तुमने ऑमलेट कहीं पे खा लिया, या फिर 15 रुपये का शाम को मोमोज भी चटका दिए तुमने, 87 रुपये में काम चल गया तुम्हारा। तो वहाँ $1 में थोड़ी ना काम चलेगा। तो ये मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो $1 कितना निकल के आएगा, 20 रुपये का। यानी कि $1 में जितनी चीज़ें वहाँ यूएसए में आ रही हैं उतनी चीज़ें यहाँ पर 20 रुपये में आ रही हैं। तो जब हम कॉमन बास्केट ऑफ गुड से कंपेयर करते हैं जीडीपी को, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कॉमन बास्केट ऑफ गुड से, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। उस टर्म्स में हम 3rd नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे जो अगर हम बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बोल सकते हो कि वो लो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, नॉट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, ठीक है। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग लो है, इनके यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है यूएसए वगैरह में,
ठीक है। वैसे नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में हम 5वें नंबर पे आते हैं, ठीक है, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, आखिरी क्या है, पर्सनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम से, इससे पिछला वाला जो सीजीएल मेंस हुआ था 2023 वाला, उसमें सवाल पूछा गया था कि ये पर्सनल इनकम क्या होती है। तो जब हम लड़कियां मोमो खाती हैं, अच्छा, NFIA क्या होता है, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। खैर, पर्सनल इनकम पे आते हैं अभी। तो पर्सनल इनकम का मतलब होता है जो मेरे को इनकम मिली। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं पर्सनल इनकम को? नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड नॉट अर्नड माइनस कर दोगे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि वो इनकम जो आपने अर्न तो नहीं करी है लेकिन आपको मिली है। सब्सिडी, सब्सिडी जैसे तुमको गवर्नमेंट देती है तो तुमने क्या कुछ काम किया है क्या उसके बदले में? अरे तुम सिलेंडर में तुमको 100 रुपये सब्सिडी मिल गई, तो तुमने गवर्नमेंट को कुछ किया है क्या, कुछ ऐसा दिया है क्या कि गवर्नमेंट ने फ्री में दिया ना सब्सिडी? तो कोई भी ट्रांसफर पेमेंट, लाडली बहना योजना, ये फलाना योजना, ये चलती रहती ना आजकल। 1000 रुपये तुमको देंगे, 500 रुपये देंगे, चलती रहती है। ये क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं ये। आप उसके एवज में कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं। लाडली बहना योजना में 1000 रुपये मिल रहे हैं तो लाडलियाँ कुछ कर नहीं रही हैं, ऐसे ही मिल रहा है उनको लाडलापना में। लड़कों से कोई नहीं कर देता, थैंक्स टू एक नाथ शिंदे, उन्होंने किया था खैर लड़का भाऊ योजना, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट जो है उनको क्या कर देना होता है? जोड़ देना होता है। ये इनकम आपने रिसीव करी लेकिन अर्न नहीं करी है। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो आप अर्न तो करते हो लेकिन रिसीव नहीं करते हो। जैसे आपने मान लेते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है, और मान लेते हैं आपने शेयर्स खरीद रखे थे, ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, लेकिन वो अभी आपको ट्रांसफ़र नहीं हुए। आपने अर्न तो कर लिए हैं लेकिन अभी आपको ट्रांसफ़र नहीं हुए, रिसीव नहीं हुए, तो आप उसको हटा देंगे, तो उससे हमें पर्सनल इनकम मिल जाती है, ठीक है। अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? यानी कि प्रयोज्य आय इसको बोलते हैं हिंदी में। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है प्रयोज्य आय। तो जब आप, इसका मतलब ये होता है कि वो इनकम फाइनली लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब आपके पास कितना पैसा बचा है खर्च करने के लिए। मेरी इनकम है, मान लो कि अब वैसे 12 लाख तो गवर्नमेंट ने टैक्स छूट दे दी है, मान लेते हैं कि मेरी इनकम है 24 लाख, यानी कि मैं कमाता हूँ महीने का 2 लाख। तो क्या ये 2 लाख मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस 2 लाख में गवर्नमेंट को मुझे टैक्स भी भरना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि गवर्नमेंट को देता हूँ मैं 20,000 रुपये, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 1,80,000 रुपये। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई? 1,80,000 रुपये, यानी वो इनकम जो मेरे हाथ में फाइनली बचती है, जिसको मैं खर्च कर सकता हूँ। टैक्स तो खर्च करने के पहले दिया जाता है ना, खर्च करने के बाद तो दिया नहीं जाता है। क्लियर है? तो अगर हम मुझे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो मैं टैक्स को घटा दूंगा, और पर्सनल इनकम को निकालनी थी तो कैसे क्या करना था वो देख लिया। कभी कभी थोड़ा सा ये बड़े लेवल पे अगर पूछ लेता है, जैसे CDS और एग्ज़ाम में, तो इस तरह से आता है क्वेश्चन। नेशनल इनकम, एक तो ये जो मैंने आपको बताया ये चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज़, इसमें आप कुछ चीज़ें और ऐड या हटा सकते हैं। जैसे कि इसमें हमें कॉरपोरेट टैक्स भी हटा देना होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, वही कॉर्पोरेट टैक्स आप इसी को कंसिडर कर सकते हो, यही चीज़, ठीक है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्चुअली ये इसी में आएगा आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है। दिस इज़ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, प्लस कर दिया मैंने एक तो ये, ठीक है, ये जो हो गया आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, ठीक है। अगर थोड़े से और ज़्यादा यहाँ पर बड़े लेवल पे अगर आपसे पूछेगा, प्लस नेट इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, नेट इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जितना नेट इंटरेस्ट पे किया है वो हटा क्या देना होता है, सबट्रैक्ट कर देना होता है आपको। जैसे कि आपको कॉर्पोरेट टैक्स हो गए, और क्या हटा देंगे आप? पेमेंट्स फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविज़न, कि भाई आपको इतना रुपए जमा करना है हर महीने, होता है ना गवर्नमेंट जॉब में, आपको इतना PPF में डालना है,
तो वो पैसा भी आप खर्च तो कर नहीं सकते हैं। आपने अर्न तो किया है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपने अर्न तो किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, आपको उतना पैसा डाल देना है, तो फिर वो आपका सोशल मतलब ये आपको घटाना पड़ेगा। क्लियर है? और इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो बिजनेस का जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, किसी भी तरह का जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे बिजनेस का, आप उसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज़। और ख़त्म ही है। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? तो ग्रीन जीडीपी एक नया कॉन्सेप्ट है, रिसेंट में आया है, ठीक है, मार्केट में। कि जैसे मान लो ये आप फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, आपने 100 रुपये का गुड प्रोड्यूस किया, इतने वैल्यू का गुड प्रोड्यूस किया एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आपने एनवायरनमेंट को कितना हार्म किया है इस दौरान, तो मान लेते हैं 10 रुपये का, मॉनेटरी टर्म्स में निकालिए 10 रुपये का, तो एक्चुअल में ग्रीन जीडीपी कितनी हुई? 90। यानी जीडीपी जो आप निकालते हो उसमें एनवायरनमेंट का कितना आपने डैमेज कर डाला, तो हटा दो ग्रीन जीडीपी। और ये क्या होता है? रिसेशनरी गैप। तो जब आप पोटेंशियल जीडीपी में रियल जीडीपी को घटा दो, मतलब कि आपका पोटेंशियल कितना था जीडीपी का और निकल के कितनी आई। मान लो आपका कंट्री का, जैसे कि तुम्हारा पोटेंशियल है 16 घंटे पढ़ने का, पढ़ कितना रहे हो? 6 घंटे। कितना गैप है? 10 घंटे का गैप है। वही है कि आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लेते हैं 16 लाख करोड़, प्रोड्यूस कर कितना रहा इंडिया? 6 लाख करोड़। रिसेशनरी गैप कितना आ गया? 10 लाख करोड़। ठीक है, हाँ फाइनली ख़त्म हो गया। तो कैसा लग रहा है? मुझे पता है वही लग रहा होगा, है ना। और जिन लोगों को भी भाई यहाँ पर बैच वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं और जो 100 नोट्स हैं, सब कुछ। ये पार्थ को रोक अब रथ को रोक दो वरना हम कूद जाएंगे। भाई यार देखो, इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, पढ़ाने का 2 लेक्चर से पढ़ा सकता था, लेकिन सब चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में था। ठीक है, मुझे पता है आपका यही हाल तो हो रहा होगा, लेकिन अगर ये हाल नहीं करना आपको, ठीक है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बताते हैं, ठीक है, आनंद नीति। देखो, रियल जीडीपी होता है जब आप जब आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो। इन्फ्लेशन को हटा देते हो, होता क्या है ना कि अगर कोई चीज़ पहले 10 रुपए की मिल रही थी, ठीक है, एक चीज़, और वो चीज़ 10 बन रही थी, तो यानी कि 100 रुपए की वो चीज़ वो बन रही थी, टोटल 100 रुपए का। हाँ ठीक है, आज उस चीज़ का मूल्य हो गया 20 रुपये, आज वो चीज़ें बन रही 10, तो यानी आज वो 200 की हमें दिख रही हैं कि भाई देखो 200 की है ये। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो तब भी 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, आज भी 10 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि ये जो बढ़ा हुआ जीडीपी समझ आ रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से है। तो ये नॉमिनल जीडीपी होगा, लेकिन अगर हम इसमें 20 रुपये ना लेके 10 रुपये ही लें, यानी कि एक बेस प्राइस निर्धारित कर दें कि 2011-12 जैसा भी बेस प्राइस है, कि अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेगी भारत तो 2011-12 के प्राइसेस लेके ही कैलकुलेट करेगी, तो ये जब निकल के आएगा वो आएगा रियल जीडीपी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आज नहीं होंगे, क्वेश्चन शाम को होंगे बैच में। फ्री बीज डिस्ट्रॉय इकोनॉमी, अच्छा। इनका क्वेश्चन है समीक्षा सिन्हा का, कि चलो समीक्षा सिन्हा का क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। अगर एनडीपी से एनएनपी में जाना है, ये एनडीपी से एनएनपी पे आना चाहती हैं, एक सेकेंड, एनएनपी पे आना चाहती हैं एनडीपी से, बताओ सभी लोग कैसे जाएंगे? भाई एनएनपी एनडीपी है, अंतर क्या है? ये डोमेस्टिक है, नेट है, बाकी तो सब सेम है। तो डोमेस्टिक से नेट में जाने के लिए ख़त्म, आप चाहे जैसे कर दो, ठीक है। अब मैं तुमसे अगर पूछ लूँ ना कि बताओ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, किससे? मैं बोल दूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस से निकाल दो बेटा। अब इसमें पता है क्या क्या होगा, ठीक है, जिसको जाना है जा सकता है, अगर जिसका ज़्यादा दिमाग मतलब गर्म हो गया है, बाकी जिसको समझना है तो समझ सकता है। अगर पता है मुझे इसमें जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगा? ठीक है, मज़ा आया बट थोड़ा हिंदी टर्म भी यूज़ किया करिए। ओके, हिंदी यार इसलिए पीडीएफ डलवा देता हूँ क्योंकि फ्लो में होता क्या ना, समझाने में ज़्यादा दिमाग चला जाता है, हिंदी टर्म्स बोलने में तो वो थोड़ा सा, तो इसी से जो पेड टेलीग्राम चैनल है उसमें आपका पहले हिंदी पीडीएफ आ जाती है लेक्चर के शुरू में ही, पहले ही। ठीक, तो हाँ, तो इससे मुझे इसमें जाना है, कैसे जाऊँगा? पहले मैं फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, अगर आपको ये पहले तो देखो, अब ये मत करने बैठ जाना कि मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट, सर हम क्या करेंगे? सर हम करेंगे इसमें मार्केट प्राइस में नेट घटा देंगे, झापड़ नहीं मार देंगे तुम्हारे हम क्यों? क्योंकि भाई बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो बड़ा आसान है, नेट घटा दूंगा। ठीक है, यानी कि सब कुछ सेम है, बस अंतर ये इसका है,
समझ रहे हो? अगर मैं ये बोल दूं कि बेटा मेरे पास ना जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचा दो, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचा दो, तो मैं बोलूँगा भैया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए पहले एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे आ जाते हैं। पहले हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे तो आ जाएं। कैसे आएंगे? ग्रॉस के नेट पे जाना है, पहले इसमें डिप्रिसिएशन घटा दो, यहाँ पहुँच गए, अब घटा दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, खत्म बात। तो अब जैसे मुझे जीडीपी से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पहुँचना है, आई अगेन रिपीट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पहुँचना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुँचना है, तो मैं पहुँचूंगा पहले कहाँ पर, एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे। लेकिन मेरे पास तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो मैं पहले तो इस ग्रॉस का नेट कर लूँगा। कैसे करूँगा? डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, तो मुझे क्या मिल गया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंचना है। ये क्या एनडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं, अभी तो मुझे डोमेस्टिक से नेट पे जाना पड़ेगा। मैं एनएफआईए को जोड़ दूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, किस पे, एनडीपी में, पहुंच गया एनएनपी एट एमपी पे। अब जो तुम्हें एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिला है, इसमें तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दो, अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। यानी जब भी तुम ये एमपी से एफसी में जाओगे तो देख लो कि सब सेम है कि नहीं, कि सीधा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाए मार रहे हो, हैं? वो मत कर देना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओ और सब्सिडी को जोड़ दो, समझ में? और ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, यही क्या होता है, देश की राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम होती है। समझ में आई बात? और जीवीए जल्दी से बताओ, जीवीए बेसिक प्राइसेस इंडियन गवर्नमेंट ने कब इसको मतलब अडॉप्ट किया था, जीवीए बेसिक प्राइसेस को? ठीक। हाँ, दत्ताराय दगाले जी इन्वेंट्री को पूछ रहे हैं। इन्वेंट्री होता है दत्ताराय जी, आप अज्यूम करो आप टी शर्ट का बिजनेस शुरू करते हो आज, ठीक? 100 टी शर्ट बनाई कि भाई 100 बिक जाएंगी, लेकिन यार 10 बच गई आखिर में। ये जो 10 बच गई ना, तो तुम्हारी 10 इन्वेंट्री है, क्योंकि तुमने प्लान नहीं किया था इसके लिए, तो इसलिए अनप्लैंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री है। अगली बार मैं प्लान करके चलता हूँ कि भाई मेरे पास इस बार 10 बच गई, 100 प्रोड्यूस करूँगा, 110 हो जाएंगी, और मैं फिर 10 मैं 100 बेच दूंगा, 10 फिर से इन्वेंट्री के लिए आगे कैरी ऑन करूँगा। क्या हुआ, 110 की सारी बिक गई बिना मेरे उसके, मतलब मैंने प्लान नहीं किया था। तो अनप्लैंड खत्म हुई है, तो डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, अनप्लैंड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स? अमरेंद्र दास। इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं उस प्रोसेस में, जैसे चाय पत्ती कंज्यूम हो गई थी उस प्रोसेस में। कहाँ गया? हाँ, चाय पत्ती कंज्यूम हो गई थी उस प्रोसेस में, ये कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, ये ज्यों के त्यों बने हुए हैं, कंज्यूम नहीं हो रहे हैं। क्लियर हो गया? कंज्यूम नहीं हो रहे हैं उस प्रोसेस में, ये डायरेक्टली उनमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा। मैं लैपटॉप को चेंज करके तुम्हें बेच नहीं रहा हूँ जिससे मैं अपनी इनकम कर रहा हूँ। बिस्कुट वाला जो है, वो जो बिस्कुट बना रहा है, तो वो उस जो मशीन से बना रहा है, मशीन को मॉडिफाई करके तुम्हें वो नहीं बेच रहा है, उसको बिस्कुट नहीं बना रहा है, उससे बिस्किट बना रहा है, तो कैपिटल गुड होगा, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो रहा प्रोसेस में। ग्रीन जीडीपी होती है, फिर बार बार वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, डबल काउंटिंग सब रिपीट कर देना। डबल काउंटिंग का मतलब होता है, अच्छा ये बताओ, जो हमारी गृहिणी होती है, जैसे मम्मी लोग हैं, हाउस वाइफ है हम लोगों की मम्मी, ठीक है, जो लोग, तो क्या उनकी इनकम ऐड होती है? मतलब जो लोग वो करती हैं सब काम, तो उनका ऐड होता है जीडीपी में कि नहीं होता है? बताओ जल्दी से। तो हाँ, डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग पूछा था किसी ने, और एक क्या पूछा था किसी ने, चलो ये बताएंगे, ठीक है। तो डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो तरीके समझ सकते हो। एक तो ये है कि मैंने मेरे पास 50,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है, मैंने अभी पुराना हो गया, मैंने 10,000 का बेच दिया। अब 50,000 प्लस 10,000 अगर मैं कर दूंगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि कोई इस तरह का गुड और सर्विस तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, दो बार मैंने काउंट कर दिया, जबकि उसमें 10,000 वैल्यू एडेड है उसकी, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो कि 400 रुपये का इसने कपड़ा क्या किया, बनाया इसने, ठीक है, तो मैं 400 रुपये अगर बोल दूँ सीधा तो वो गलत होगा, क्योंकि इसने तो सिर्फ 200 रुपये की वैल्यू ऐड करी ना। मतलब ये है कि डबल काउंटिंग का मतलब ये होता है, अरे यार फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करवा रहे हो तुम लोग बार बार।
कि ये फार्मर था, फार्मर ने हमने देखा था कि 100 रुपये का गेहूँ प्रोड्यूस किया था, ठीक है। मान लेते हैं इसने फर्म को पूरा बेच दिया, और फर्म ने क्या किया, फर्म ने इसको फर्म ने किया इसको 500 बेच दिया, ठीक है। ये बिस्किट फैक्ट्री था, कुछ भी था यार, 500 बेच दिया इसने, ठीक है। आटा बना के 500 बेच दिया, तो 500 प्लस 600 करेंगे तो ये गलत है, डबल काउंटिंग। क्यों? क्योंकि भाई इसने इस 500 में ये 100 एडेड है, क्योंकि इसने एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज़ किया था, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया था। तो हम ये देखेंगे कि उसने वैल्यू कितने की ऐड करी, वैल्यू तो सिर्फ 400 की ऐड करी है, इसने 400 की ऐड करी, उसकी 100 की थी, तो 500 होगा एक्चुअल में, 600 नहीं होगा। आप सब कुछ जोड़ नहीं दोगे। अरे भाई 21 बस करो, क्या नया थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हारा डाउट नहीं है तो भाई अपना जाओ मौज करो जाके, जिसका डाउट है तो उसका मैं क्लियर कर रहा हूँ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रिपीट करिए। पर्सनल डिस्पोजेबल का मतलब होता है जितना आपके पास पैसा बचता है टैक्स भरने के बाद, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। मैंने 2 लाख रुपए महीने कमाया तो पहले टैक्स भरूंगा तब खर्च करूंगा, ऐसा नहीं कि पहले खर्च करूंगा तब टैक्स भरूंगा, पहले टैक्स भरूंगा तब खर्च करूंगा। तो खर्च करने के लिए जो पैसा बचा वो होता है। डिकमलेशन एक बार रिपीट, हम झापड़ मार देंगे तुम्हें अब। डिकमलेशन का रिपीट कर दीजिए। 3-4 बार इन्वेंट्री पूछ चुके हो, बार बार मैं एक्यूमुलेशन डिकमलेशन दोनों बताता हूँ। जीडीपी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में आएगा भैया, ये कोई सेक्टर थोड़ी ना है अनारनी दास। जीडीपी जीडीपी कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मतलब कहाँ का क्या रिलेट कर रहे हो आप लोग। जीडीपी प्राइमरी में आएगा भाई, जीडीपी कोई नेचर ऑफ वर्क थोड़ी ना है। प्राइमरी में जो हम लोग देख रहे थे कि भाई जो नेचर से डायरेक्टली एक्टिविटी जुड़ी हुई है वो प्राइमरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग वो सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज टर्शरी सेक्टर। जीडीपी तीनों की हो सकती भाई, तीनों कंबाइंड ही लेते हैं, कोई सेक्टर थोड़ी ना होता जीडीपी का। मार्क हेल्पफुल फॉर एनटीपीसी भाई, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है जिसमें इकोनॉमिक्स आती है। आप जाके क्वेश्चन लगा लेना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन लगा लेना जाके, एसएससी के लगा लेना, रेलवे एनटीपीसी के लगा लेना, जो नीचे से नीचे लेवल हो, जो ऊपर से ऊपर एग्जाम हो, सब लगा लेना जाके, ठीक है। और क्वेश्चन लगाएंगे भी हम लोग, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन, अभी शाम को क्वेश्चन लगाएंगे, आप देख लेना। वहाँ पे सीडीएस का भी होगा, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी होगा, सिविल सर्विस का भी होगा, रेलवे का भी होगा, एसएससी का भी होगा, सबके क्वेश्चन है। और आपका मन है तो आप कहीं से भी चाहे वहाँ से लगाइए इस टॉपिक के क्वेश्चन। नेशनल इनकम के, पर्सनल इनकम के, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के, ना बने तो बताइएगा। डेप्रिसिएशन होता है मूल ह्रास, ठीक है। कि जैसे मान लो ये लैपटॉप है मेरा और ये डेप्रिसिएशन लगता है कैपिटल गुड में। कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जिनका यूज़ करके मैं फाइनल गुड को बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरा लैपटॉप है और मेरा लैपटॉप का कीमत है 1 लाख रुपए, ये 10 साल बाद एकदम ख़राब हो जाएगा, तो मैं हर साल इसकी वैल्यू को अज्यूम करके चलूँगा कि ये डिप्रिसिएट हो रहा है। किससे? 1 लाख बटा 10, 10,000, यानी हर साल इसकी 10,000 मूल ह्रास हो रहा है, मूल्य गिर रहा है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट हमारे चाचा हैं, ठीक है। दिमाग मत खराब करो, हर चीज़ बता चुका हूँ, हर चीज़ अब तुम बार बार रिपीट करवा रहे हो। फैक्टर कॉस्ट क्या है कम से कम 4-5 बार बता चुका हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर बता दो, सब कुछ बता दो, हैं आज ही मौका है, सब कुछ रिपीट करवा लो। जीडीपी डिफ्लेटर वो एक सुई है जिससे इन्फ्लेशन की हवा निकाली जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं, ये हमें यूज़ हम करते हैं कि भाई मतलब इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये हमें बताता है कि इतने से जीडीपी इन्फ्लेटेड है, इतने से जीडीपी इन्फ्लेटेड है, ठीक है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर ये वो सुई है कि ये एकदम प्रॉपर तरीके की सुई है कि उससे पूरी हवा निकल आती है, ठीक है। समझ में आ गया कि जीडीपी डिफ्लेटर से हमें पता चल जाता है कि कितने से जीडीपी इन्फ्लेटेड है। इसको हम प्राइस इंडेक्स ही बोलते हैं, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। बेस ईयर 2011-12 है। जीवी एट बेसिक प्राइस को गवर्नमेंट ने 2015 में यूज़ करना शुरू किया। पानी पी लो सर। हाँ पानी, यार देख लो आज पानी तक नहीं पिया मैंने, इसी वजह से कि तुम्हारा कहीं ध्यान ना भटक जाए। होठ सूख गए पूरे, गला सूख गया पूरा, लेकिन वो तुम नहीं बोलोगे कि सर एक बार पानी भी पी लो ना। देखो कोई आ भी गया, अब गेट खोलने जाओ।
दर्द ही दर्द है जीवन के, ये नहीं कि तुम लोग को आके गेट भी खोल जाओ आके। चलो भाई, तो ये जो बैच वैच अगर किसी को लेना है, एनरोल करना है तो कर सकते हो एप्लीकेशन से। और ये सब चैट वैट हैं, देख लेना अपने हिसाब से अगर डाउट आउट हो। और इसी के अंदर इंग्लिश मिल जाएगा, 1-2 दिन में ये 199 हो जाएगा, जो कि इसी बैच के अंदर, जीके बैच के अंदर है। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू। सर आपका गांव कौन है ये भी बता दो। नहीं बताएंगे, तुम वहाँ भी पहुँच जाओगे। अच्छा यार, मैं कल गाँव गया था। बताया था तुम्हें परसों आई थिंक, है ना, कि आरती वारती थी हमारे गांव में, रामलीला वगैरह होती है। तो आई वॉज सरप्राइज कि भाई गांव में कुछ बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, बोल रहे थे भैया भैया सेल्फी ले लेते हैं। मैं आई वॉज सरप्राइज यार कि तुम लोग जानते हो मेरे को। वैसा टाइम मेरा रिलेशन था, मेरी सिलेक्शन हो गई है, सच में मेरी सिलेक्शन हो गई है तो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार मुझे तो अभी, मैं इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहा था कि भाई ये सब मोह माया है। ये जो स्टूडेंट मुझे दिखते हैं, ये जो 6-7 हज़ार जो बच्चे डेली पढ़ते हैं, ये कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये तो बस ऐसे ही इल्यूजनरी। कल मुझे लगा कि हाँ यार नहीं, सही में लोग जानते हैं मेरे को। चलो भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल। धन्यवाद। गेट खोलिए, पानी ले अच्छा, पानी लेके तुम ही आए हो क्या गेट पे? अच्छा अच्छा, आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ, रिकॉर्डिंग बंद कर दे, खड़े रहना, आ रहे हैं, ठीक है।